Okay, everyone, honor students, am I audible? Yes, honor students, am I audible? Okay. ठीक है. So yes, good afternoon all. तो लास्ट सेशन में हमने कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था? फीचर्स ऑफ पाइथन. ओके, मतलब वो इंट्रोडक्शन नहीं था, वो डिटेल में हमने नहीं देखा था, जो अभी हम आज थोड़े से पार्ट्स में देखेंगे. ठीक है. एंड देन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसको मैं थोड़ा सा कंप्यूटर फंडामेंटल वाला पार्ट ही खेल लेता हूँ, क्योंकि उसी के साथ साथ हमने द इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड मशीन भी देखा था. एंड उसी के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन अभी देखेंगे. अब हमने लास्ट पार्ट जो हमने कंप्लीट किया था एंड में, दैट इज द इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड मशीन, ये था राइट. तो इंटरेक्शन यूजर का और मशीन का तो हमने बता दिया कैसे होता है. कम्युनिकेशन कैसे होता है? कम्युनिकेशन होने के लिए दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेजेस जो है वो अंडरस्टैंड होनी चाहिए, राइट ना. Okay. तो फिर यहाँ पे हमारे पास हम जो कम्युनिकेट करते हैं विथ ह्यूमन, तो कौन सी लैंग्वेज कम्युनिकेट करते हैं? ह्यूमन से. कंप्यूटर से नहीं कह रहा हूँ मैं. ह्यूमन को ही अगर इंटरेक्ट करना है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ह्यूमन के अंदर कौन सी लैंग्वेज होती है? ह्यूमन लैंग्वेज कौन सी? नेचुरल लैंग्वेज. इंग्लिश, मराठी, हिंदी और तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, हैदराबादी. कैसे बातें कर रहे थे? हाँ. तो हाँ, जो भी लैंग्वेज है, बहुत सारे है. इंडिया में देखोगे तो बहुत सारे लैंग्वेज यूज किस लिए किए जा रहे हैं? कम्युनिकेशन के लिए. तो ह्यूमन ही एक दूसरे में अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो फॉर दैट ये कम्युनिकेशन जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से क्या बोल रहा है. फॉर दैट वहाँ पे ऐसे नेचुरल लैंग्वेजेस होते हैं जो हम कहते हैं. ठीक है. उसका यूज करते हैं. अब हमें हमारा टास्क कंप्लीट करना है, तो हम तो कंप्यूटर सिस्टम का सहारा ले रहे हैं. आई थिंक इसके फिर कंप्यूटर को हमारी मराठी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी भोजपुरी वगैरह है, हैदराबादी वगैरह है, तो समझ में आएगी क्या? नहीं आती. तो उसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? बाइनरी लैंग्वेज, राइट. तुम लोगों को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है क्या? नहीं आती. तो यह तो सबसे बड़ा ह्यूज डिफरेंस बन गया, लैंग्वेज बैरियर जो हम लोग कह रहे हैं, राइट. तुम लोगों को कौन सी लैंग्वेज आती है? जो भी तुम्हारे हिंदी एंड अदर लैंग्वेज है, जैसे कि ह्यूमन लैंग्वेज जो भी है. एंड सिस्टम को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो होती है बाइनरी. बाइनरी मतलब जीरो एंड वन लैंग्वेज. ठीक है. यहाँ तक तो क्लियर है. ठीक है. इसके अब इसका इंटरेक्शन कैसे आएगा, इनका कम्युनिकेशन कैसे होगा, कि हम जो पर्सन के बारे में कह रहे हैं, पर्सन को जो लैंग्वेज समझ में आती है, ये अंडरस्टैंड कैसे होगी. ओके. तो फिर रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं. कभी कभार सेम बैरियर ना, देखो, ह्यूमन में भी होता है सेम बैरियर. क्यों? क्योंकि हमें जो लैंग्वेज आती है, आगे वाले पर्सन को वही लैंग्वेज आए ऐसा थोड़ी ना है. उसको शायद कुछ अलग लैंग्वेज आती होगी, तो वो तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा. जैसे कि जापानीज पर्सन अगर है, तो जापानीज पर्सन को हमारी मराठी लैंग्वेज थोड़ी ना समझ में आएगी. उसको तो सीखनी पड़ेगी. फिर सीखने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा. टाइम तो लगेगा. ठीक. तो ऑब्वियसली इसी के साथ साथ ऐसा समझ लेते हैं, एक पॉलिटिशियन जिनको ये जरूरी है. पॉलिटिशियंस, द बिग पॉलिटिशियंस, जिनको अलग अलग स्टेट्स में जाके कुछ ना कुछ तो भाषण वगैरह देना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, राइट. हाँ, वो होता तो वही है, वो तो बोलते हैं लेकिन थिंग इसके बाद में झूठ ही तो बोलते हैं. ओके. और एक बार आते हैं तो वापस नहीं आते. तो लाइक के एग्जाम्पल, ठीक है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट की एनी पर्टिकुलर पार्टी. सभी ऐसे ही है, सभी एक ही थाली की चट्टे बट्टे. ठीक है. तो अभी तो वो ट्रेंड आया ना कुछ तो भी सीजेपी वाला.
कॉकरोच जनता पार्टी के रहे, कितने लोगों ने फॉलो किया, मत बताना, ठीक है, रहने दो। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसा लगा कुछ तो रिवोल्यूशन होगा, फिर बाद में जिस तरीके से पोस्ट आना चालू हो गया तो मेरे को भी डाउट होना चालू हो गया। मेरे को लगा अच्छा हुआ भाई, स्टार्टिंग में कभी एकदम से जज नहीं करना, सो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो पहले जिस तरीके से उनका एजेंडा था, वो एजेंडा एकदम से प्रोपोगेंडा कैसे हो गया समझ में नहीं आया मेरे को, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरीके से एक पार्टी को टारगेट किया था, थिंक इज अबाउट कि करो लेकिन न्यूट्रल रहो, फिर ये मत कहो कि तुम न्यूट्रल हो। ओके, तो इस तरीके से मुझे तो थोड़ा सा प्रोपोगेंडा टाइप लगा, तो ऑब्वियसली ऐसे होता है तो वापस वहीं पे आते थे सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे है, सगळे एकाच माळेचे म्हणजे। अब ये तुम डिसाइड करो, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरे साइड से मैं कह रहा हूँ कि ऐसा मेरे से नहीं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था। अब तुम्हारा डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो तुम्हें वो ज्वाइन करना है नहीं करना है ऑल। हाँ, तो बस ये याद रखना कि कुछ चीजें जो है वहां पे तुम्हारे सिक्योरिटी पे कंसर्न नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ तो फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए ऐसे कुछ तो भी था, उनके फॉर्म्स एंड पिटिशन वगैरह, डेटा जाएगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा सिक्योरिटी अभी तो कहीं से भी डेटा लीक तो होगा, हमें खुद से तो नहीं करना है, ठीक है। गेटिंग, ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, थिंक इसके ऐसे सोच लो कि एक पार्टी है, एक पार्टी क्या कोई जो भी पॉलिटिशियन है ना, वो कहीं और स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाएगा तो भाषण देगा। अब थिंग इसके ऐसे समझ लो कि हमारे पास महाराष्ट्र वाले जो भी, इंडिया वाला ले लो एग्जाम्पल, तो इंडिया में जो पार्टी वाला है एक पर्सन, तो मोस्टली हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि और क्या कहते हैं नेशनल लैंग्वेज, राइट। तो उसकी वजह से जो हिंदी लैंग्वेज मोस्टली यूज करते हैं, तो उसको हिंदी आते हैं या इंग्लिश आते हैं। लेकिन अगर वो कर्नाटक में चला गया तो वहां पे कन्नड़ आनी चाहिए, महाराष्ट्र में है तो मराठी आनी चाहिए, ऐसा सिनेरियो होता है। और अगर वो तमिलनाडु में है तो वहां पे कौन सी लैंग्वेज होती है, तेलुगु होती है, तमिल होती है, जो भी होगी मुझे वो पता नहीं है। हाँ, आंध्र प्रदेश में कौन सी होती है, वहां पे भी तेलुगु होती है, तो मेरे मुझे वो पता नहीं है ठीक है इसकी, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ तमिल और तेलुगु के बीच में। हाँ, लेकिन वो मुझे ये पता है कि वो दोनों एक लैंग्वेज नहीं है, दैट थिंग की मतलब उतना तो मुझे पता है। हाँ, कोई और भी लैंग्वेज ले सकते हो तुम लोग, ठीक है। कर्नाटक वाला ले लेते, कर्नाटक में कन्नड़ होती है वो बताया हमें। तो अगर कोई पॉलिटिशियन है, बिग पॉलिटिशियन, अब उसको भाषण देना है, उसको आते हैं कौन से लैंग्वेजेस, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। अब उसको बोलना है कर्नाटक में जाके तो उसको कन्नड़ आनी चाहिए, आनी चाहिए ना। तो सपोज कि यहाँ पे कन्नड़ आनी चाहिए, ऐसा अगर सिनेरियो है तो मोस्ट डेडिकेटेड है पॉलिटिशियन, बहुत डेडिकेटेड है, तो बंदे ने सीख ली, उसने कर्नाटक सीख ली, कन्नड़ सीख ली, और कर्नाटक में जाके उसने भाषण दे दिया कन्नड़ में, ठीक है। तो ठीक है, एक स्टेट में गए हो, डेडिकेटेड हो, भाषण भी दे दिया, अभी दूसरे दिन हमें उसको जाना है और उसको तमिल में भाषण देना है, तो क्या तमिल सीखेगा। और इंडिया में ऐसे कितने लैंग्वेजेस है उसको सीखनी पड़ेगी, वह मतलब कि उंगली पे भी गिन नहीं सकते, तो फिर उस जगह फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा। गुड, द ट्रांसलेटर, ह्यूमन ट्रांसलेटर्स आर देयर। तो एक वीडियो पता है तुम लोगों को, बहुत सारी वीडियोस है ऐसे, देखो एक पॉलिटिशियन होता है, द पॉलिटिशियन इज लाइक कि यहाँ पे पॉलिटिशियन हिंदी में वगैरह बात कर रहा होता है और उनको उनके नेटिव लैंग्वेज में बोलना पड़ता है, तो ट्रांसलेटर भी ट्रांसलेट, जो भी वो पॉलिटिशियन बोलेगा उसको ट्रांसलेट करेगा उसको नेटिव लैंग्वेज में उनके, राइट। तो फॉर दैट कि वहां पे जो ह्यूमन ट्रांसलेटर होता है, जो भी बोल रहा है ह्यूमन ट्रांसलेटर सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, सुन ही रहा है, अब बीवी सुन रहा है, पॉलिटिशियन कह रहा है बोलना तू बोलना नहीं, तो ट्रांसलेटर हाँ हाँ ठीक है मेरा है ना, वो अपना मजे मजे में है, ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर लाइक मैं भाई बड़े पॉलिटिशियन के साथ खड़ा हुआ है यहाँ पे, फोटो वीटो निकालो चला ये चल रहा है, फिर पॉलिटिशियन बोलता है अरे तू बोल, मैं कोई ने कुछ तो बोला है, तेरा जो काम है वो कर। तो फिर एकदम से ट्रांसलेटर जो होता है वो एकदम से जागना होता है, नींद से उठता है, और फिर वो बोलना चालू कर देता है। उसके बाद ऐसे होता है कि जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन कुछ तो भी बोलता है, और पॉलिटिशियन को कुछ बोलने के बाद क्या होता है, ट्रांसलेटर वो सुनता है, ओके।
और उसको सुनाई नहीं देता ठीक से ट्रांसलेटर को, तो ट्रांसलेटर बोलता है क्या बोला, तो जो पॉलिटिशियन फिर से बोलता है, तो फिर वो उसको ठीक से सुनता है, फिर अगेन ट्रांसलेट करता है। ऐसा 4-5 सेंटेंस के लिए कंटिन्यूअसली होते ही जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये टास्क ठीक से हुआ क्या, नहीं हुआ। एक और ऐसे पॉलिटिशियन का एक वीडियो देखो। ओके, कि पहले तो वो जो भी पॉलिटिशियन बोल रहा है, ओके, तो पॉलिटिशियन बोल रहा है, तो पॉलिटिशियन ने कुछ तो भी 2 या 4 ही शब्द बोले, 2 या 4 ही वर्ड बोले, तो बंदे ने 4 सेंटेंस बोले। वो पॉलिटिशियन कह रहा है कि भाई मैंने जितना बोला है उतना ही ट्रांसलेट कर, इससे ज्यादा मत बोल, मेरे को टेंशन आएगा बाद में, ये मेरे को पकड़ेंगे कि क्या क्या आपने बोला था, उसमें से तो कुछ किया नहीं। वो नहीं क्या बीच में? हाँ, yes। समझ में आ रहा है? थिंक कि यहाँ पे टास्क हमारा ठीक से कंप्लीट हुआ क्या ट्रांसलेशन का, नहीं हुआ। तो ये टास्क जो है ट्रांसलेशन का वो ठीक से कंप्लीट होना चाहिए। तो फॉर दैट ह्यूमन ट्रांसलेटर भी वहां पे उस तरीके से उतना प्रोफिशिएंट होना चाहिए, उतना एफर्ट लेने वाला होना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से ह्यूमन लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में हमने ट्रांसलेट किया, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेज को तमिल में ट्रांसलेट किया, हिंदी लैंग्वेज को फिर वहाँ पे कन्नड़ में ट्रांसलेट किया, या अदर लैंग्वेजेस जितने भी है, तेलुगु वगैरह ले लो, तो उसमें ट्रांसलेट करके दे दिया, तो ह्यूमन जो ट्रांसलेटर है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऐसा ही कुछ तो भी ट्रांसलेटर होना चाहिए। अब ये रियल लाइफ से क्यों जुड़ा है, व्हाई वी आर एक्चुअली यूजिंग द रियल लाइफ सिनेरियोज ऑलवेज, ये रियल लाइफ में जितने भी हमारे पास एग्जांपल्स है वो क्यों ले रहे हैं हम, बिकॉज कि ये जुड़ा ही है, ये रियल लाइफ के लिए बनाया ही गया है कंप्यूटर, रियल लाइफ के जो भी टास्क है वो कंप्लीट करने के लिए। तो मोस्टली हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है ना इसी के साथ साथ होंगे। गेटिंग? तो यहाँ पे जैसे हमने बताया, देयर इज अ ट्रांसलेटर, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कंप्यूटर ट्रांसलेटर इज। तो कंप्यूटर ट्रांसलेटर क्या करेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड मतलब कम्युनिकेशन हमें करना है मशीन के साथ, तो मशीन के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जो भी तुम लोग सोर्स कोड यूज कर रहे हो, ये इसे कन्वर्ट करेगा इनटू द बाइनरी कोड। ओके, और वो बाइनरी कोड होती है 0 एंड 1, 0 एंड 1 ही होता है ना, बराबर है ना? हाँ। तो वन क्वेश्चन फॉर यू गाइस, अगर जो सिस्टम है, मतलब सिस्टम ऑब्वियसली हमसे स्पीड ज्यादा है, हमसे भी ज्यादा एक्यूरेसी है उसके पास, तो ऐसी इंटेलिजेंट सिस्टम को ये 0 एंड 1 समझ में आ रहा है, तो उसको 2 क्यों नहीं समझ में आ रहा है? जिसकी स्पीड हमसे ज्यादा है, जो 10 पर्सन का काम अकेले कर सकते हैं, जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है, ऐसी इंटेलिजेंट सिस्टम 0 और 1 समझ पा रही है, तो 2 क्यों नहीं समझ पा रही है? हाँ, व्हाट है ना वो, गुड। क्योंकि वो 0 1 तो तुम्हारे लिए ले रहे हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिकली दैट इज नॉट 0 एंड 1, दैट थिंग इज अबाउट द ऑन एंड ऑफ, लेकिन क्या, करंट पासिंग स्टेटस, करंट अगर पास हुआ तो उसको हम कहते हैं 1, और करंट अगर पास नहीं हुआ तो उसको हम कहते हैं 0। तो ये करंट पासिंग एंड नॉट पासिंग स्टेटस जो होता है उससे ही यूज करके ये 0 1 0 1 0 1 लैंग्वेज बनी। मतलब 0 1 लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, ज्यादा कुछ नहीं, करंट पासिंग स्टेटस है। तो लेकिन सोचो मैं कह रहा हूँ करंट नॉट पास, करंट पास, करंट नॉट पास, करंट पास, ऐसा अगर कहते बैठूंगा तो इट विल टेक अ टाइम ना, तो हम सीधा 0 1 0 1 मेंशन कर दें। गेटिंग? तो ये 0 1 भी लिखा गया है किस लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। आया समझ में? किसी को डाउट है अब इसमें? क्लियर है ये सब कुछ? ठीक है। तो फिर कंप्यूटर ट्रांसलेटर के बारे में हम जो कह रहे थे, तो यहाँ पे कंप्यूटर ट्रांसलेटर कौन से हैं? कंपाइलर एंड, गुड। सो फर्स्ट वन इज कंपाइलर, ले लेते हैं। ओके, कंपाइलर मतलब
या कंपाइलर किस तरीके से कोड ट्रांसलेट करेगा? कोड, वोल कोड एट अ टाइम ट्रांसलेट करेगा, मतलब पूरा का पूरा कोड उठाएगा और एकदम से ही वो ट्रांसलेट करके दे देगा। तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं, इट विल ट्रांसलेट द कोड एट अ टाइम। ओके, जिसका इशू क्या होता है देखो। तो सपोज द एग्जांपल, दिस इज अवर फाइल जिसके अंदर हमने कुछ तो भी इंस्ट्रक्शन सेट लिखे। ओके, इंस्ट्रक्शन सेट्स मतलब कि ये परफॉर्म करो फिर ये परफॉर्म करो, तो टास्क कंप्लीट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे हमारे, राइट। अब इस इंस्ट्रक्शन सेट्स को हम कहते हैं प्रोग्राम। गेटिंग? तो द इंस्ट्रक्शन सेट्स मतलब हमारा जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमने लिखा, तो कुछ लाइंस ऑफ कोड्स में हमने ये जो प्रोग्राम लिखा, इसी को हम सोर्स कोड कहते हैं। तो हम हमारी मराठी वगैरह लैंग्वेज नहीं लेते, लेकिन मोस्टली इसी को यूज करके कोई तो भी लैंग्वेज बनी होती है। ओके, जैसे लाइक कि हमें इंग्लिश पता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके ही फिर पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस ऐसे वाले लैंग्वेज बनी है। मोस्टली वर्ड देखो तुम लोग, बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश वाली है, तो बनी इंग्लिश से ही यूज करके है, तो उतना ही रेफर किया गया है। थिंग कि इसको सीखना पड़ता है थोड़ा बहुत। ओके, तो प्रॉपर इंग्लिश ऐसा नहीं है, लेकिन थिंग इसके थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके सिंटैक्स वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह सीखना पड़ेगा। तो ऐसे लाइंस ऑफ कोड्स हमने लिखे। सो ऐसे समझ लो कि ये हमारा प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को लिखा है हमने कौन से लैंग्वेज में? सपोज एग्जांपल कोई जावा लैंग्वेज ले लेते हैं जहाँ पे कंपाइलर यूज किया जाता है, राइट। कंपाइलर यूज किया जाता है जावा लैंग्वेज में। ओके, सी लैंग्वेज में भी कंपाइलर है, सी प्लस प्लस में भी कंपाइलर है। ओके, तो अब ये पूरा हमारा कोड है एंड नाउ देयर इज एरर। यहाँ पे एक एरर एट द एंड लाइन, और हम क्या कह रहे हैं, हमारा कंपाइलर क्या करता है, पूरा कोड एट अ टाइम ट्रांसलेट करता है। दैट मीन्स कि पूरा कोड उठाया जाएगा, कुछ अगर इश्यूज है एंड ऑल ये सब कुछ बाइनरी में ट्रांसलेट करने के लिए आएगा, तो कहीं पे भी अगर इश्यू होगा तो पूरा कोड तुम्हारा ट्रांसलेट नहीं होगा। दैट मीन्स कि इतने कोड में लास्ट में मुझे एक इश्यू मिला, तो ऊपर वाले लाइन के भी आउटपुट नहीं मिल रहे मुझे। दैट इज द इशू, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये डिटेक्ट, मतलब कि प्रॉब्लम भी यहाँ पे क्रिएट होता है। एक बग आता है, बग इज लाइक कि ऐसा बग, मतलब कि एक इशू ऐसा कि यहाँ पे तुम्हारे पास ये डिबगिंग करना, अभी मेरे पास 5-10 लाइन का कोड है तो ठीक है, मेरे पास अगर 500, 700, 1000 लाइन का कोड है तो फिर क्या करेंगे? तो डिबगिंग करना भी डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि पता ही नहीं एकदम से कहाँ पे आ रहा है। अब वो कंपाइलर हमें बता रहा है कि किस लाइन पे दे रहा है, लेकिन समटाइम्स कंपाइलर भी हमें गलत देता है। अभी अगर तुम लोगों ने कभी कंपाइलर पे कोड किया होगा तो समटाइम्स ऐसे होता है कि कोड का जो इशू है वो निचले लाइन पे है, लेकिन हमें एरर ऊपर आ रहा है, या ऊपर इशू है तो नीचे एरर आ रहा है लाइन नंबर, सेमीकोलन के समय तो मोस्टली होता है। गेटिंग? तो यहाँ पे इस एक इशू की वजह से जो एंड में आ रहा था, तुम्हें आगे वाले जो प्रीवियसली राइट कोड थे, राइट इंस्ट्रक्शन थे, उसका आउटपुट तुम लोगों को नहीं मिला। गेटिंग? सो बिकॉज ऑफ दैट वहां पे फिर इंटरप्रेटर आता है। तो इंटरप्रेटर इज लाइक कि देखो, एरर जहाँ पे है वहां से आगे वाला पार्ट में नहीं करूंगा, लेकिन जहाँ पे एरर नहीं है तो स्टार्टिंग से लेके जहां तक एरर नहीं है वो वाला पार्ट का आउटपुट तुम्हें दे सकता हूँ। तो फॉर दैट, तो ऑब्वियसली एवरी लाइन बाय लाइन आउटपुट देना पड़ेगा फिर हमें। सो फॉर दैट कंपाइलर टेक्निक यूज करता है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटिंग करने की। सॉरी, इंटरप्रेटर यूज करता है ना कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर क्या यूज करेगा? लाइन बाय लाइन। Interpreter will translate your source code to binary but line by line। क्यों? क्योंकि हमें ये चाहिए। तो सिनारियो कैसे होता है, यहाँ पे ये पूरी लाइन लोड की जाएगी, इसको बाइनरी में ट्रांसलेट किया जाएगा, और बाइनरी में ट्रांसलेट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर सेकेंड लाइन बाइनरी में ट्रांसलेट, फिर एग्जीक्यूट, फिर बाइनरी में ट्रांसलेट, फिर एग्जीक्यूट, और इस तरीके से तुम्हें वो आउटपुट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे यहाँ तक तुम लोगों को आउटपुट्स मिल जाएंगे। रही बात इसकी, तो ये वाला जो है एरर होने की वजह से इसका आउटपुट, ये इसके नीचे जो है उस नीचे लाइंस पे आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन इसके प्रीवियस वाले लाइंस पे आउटपुट मिलेगा।
तो आउटपुट कहाँ तक मिला, उसके अकॉर्डिंग तो भी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ तक आउटपुट मिला है, दैट मीन्स कि इसके नीचे ही कुछ तो भी एरर है। गेटिंग? तो डिबगिंग भी इजी होगी। डिबगिंग क्यों कह रहे हैं हम, बग क्यों कह रहे हैं, बग मतलब इशू कहते हैं। ओके, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, ठीक है, वो तो बाद में देख लेंगे। लेकिन बग मतलब हमारा इशू है, और ये जो इशू है वो सॉर्ट आउट करना है, डिबगिंग करना। तो ये डिबगिंग करना भी हमारा इजी हो जाएगा इंटरप्रेटर से। आया समझ में? तो ये हमारा एक बढ़िया तरीके से आंसर प्रोवाइड करके दे रहा है, डिबगिंग कर रहा है। ऊपर से अगर कहीं पे एरर है तो उसके प्रीवियस वाले लाइंस के भी आउटपुट दे रहा है, मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ रहा है। तो ये तो बढ़िया है। आया समझ में? क्लियर है सबको? एनी डाउट ऑन दिस? ओके। सो थिंग इज की यहाँ पे हम जो इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं या ये जो भी कंपाइलर होगा, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर ओनली ट्रांसलेटिंग द कोड, नॉट एग्जीक्यूटिंग द कोड। गेटिंग? समझ में आया? कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है वो ट्रांसलेटर है, वो जो कोड है तो कोड ही सिर्फ ट्रांसलेट करके देगा, एग्जीक्यूशन करने का काम इसका नहीं होता, ये याद रखो। गेटिंग? तो एग्जीक्यूशन कौन करेगा? वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन में भी क्या होता है? कर्नल। सो द कर्नल विल एग्जीक्यूट द कोड। गेटिंग? तो यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो नोट डाउन करो फिर इसको। ऑनलाइन पे क्लियर है सबको? 2-3 लोग के आंसर आए, सबके आंसर आने चाहिए। इंटरेक्शन, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी सेशन में क्या पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आएगा। कल का सेशन कितने लोगों ने नहीं किया है यहाँ पे? हैंड रेस करो एक बार। एक, अच्छा दो, 1 2। ऑनलाइन पे अगर कोई है, ठीक है, तो तुम रिकॉर्डिंग से गो थ्रू कर लेना, ठीक है, लेकिन सेशन मिस मत करना। ऑनलाइन पे भी जितने लोगों ने मिस किया है ना, रिकॉर्डिंग से गो थ्रू करना। हाँ, रोहित, शुभम, ठीक है, हैंड्स डाउन करो। हाँ, तुम लोगों को अगर कुछ पूछना है ना, तुम चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। Online students, if you have any query, please mention into the chat box. So lower your hands. Done? ठीक है। तो अभी कैसे बताया हमने? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सोर्स कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना। सोर्स कोड मतलब जो हमने लिखा हुआ प्रोग्राम है, ओके, जो हमारे इंस्ट्रक्शन सेट से, दैट इज द प्रोग्राम। तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, क्योंकि बाइनरी यही लैंग्वेज होती है जो अंडरस्टैंड करता है सिस्टम, मतलब हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप। तो ये सिस्टम को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है जो 0 1 होती है। 0 1 मीन्स करंट पासिंग स्टेटस, 0 मतलब करंट नॉट पास, 1 मतलब करंट पास, ठीक है।
तो यहाँ पे कंप्यूटर ट्रांसलेटर है दो तरीके के, एक है कंपाइलर, एक है इंटरप्रेटर। कंपाइलर मीन्स इट विल जस्ट ट्रांसलेट योर सोर्स कोड इनटू द बाइनरी एट अ टाइम, पूरा का पूरा सोर्स कोड एकदम से उठाए। और ये जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करेगा, तो इंटरप्रेटर विल ट्रांसलेट योर सोर्स कोड टू बाइनरी लाइन बाय लाइन। गेटिंग? ट्रांसलेट, हाँ। तो मैं जब मॉक लूंगा तो मुझे यहाँ पे आंसर ट्रांसलेट ही आना चाहिए, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन वो तो सभी लैंग्वेज में होता है, इवन कंपाइलर लैंग्वेज में भी होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। तो यू कैन से दैट कि इट विल एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन, यू हैव टू से इट विल ट्रांसलेट द कोड लाइन बाय लाइन। गेटिंग? ओके। डिप्लोमा के लिए कंपनी, डिप्लोमा डिग्री तो होनी चाहिए, लेकिन डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा के लिए पूछना पड़ेगा, लेकिन डिग्री तो होता है। डिग्री के लिए तुम लोगों को जॉब्स वैकेंसीज मिलती है, क्योंकि डिग्री अभी मैंडेटरी है। डिप्लोमा अगर हो चुका है तो मे बी चेक करना पड़ेगा। मैम से एक बार पूछ लेते हैं। तो हमारे पास एक इवेंट होता है, मतलब एक ऐसा सेशन होता है, उस सेशन में प्लेसमेंट के मैम आते हैं, तो वहाँ पे तुम क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है? प्लेसमेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो तभी पूछ लेना। तो जब हमारा टीएसएससी एंड आधार शक्ति होगा, ठीक है, तो आधार शक्ति सेशन जब होगा, टीएसएससी एंड आधार शक्ति सेशन, तो उसमें मैं टेक्निकली कुछ नहीं एक्सप्लेन करूंगा। उस दिन पूरे के पूरे ऐसे ही क्वेश्चन हम पूछेंगे, तो डिटेल में हम कोर्स किस तरीके से लेके जाएंगे एंड ऑल ये सब वहाँ पे आएगा टीएसएससी में। ओके। एंड थिंग इज की फिर प्लेसमेंट में कैसे क्या क्वेश्चन है एंड ऑल वो वहाँ पर आएगा। ओके। हम्म। हो गया है। आता है, लेकिन कोर्स तो एनरोल करना पड़ेगा। ओके। ये वाला क्वेश्चन वहां पे पूछ लेना, ठीक है। हाँ। कुछ क्वेश्चन है क्या और? गैप ले लेते फिर बीच में, अभी अगर पॉइंट आया है तो दूसरे कुछ क्वेश्चन है प्लेसमेंट रिलेटेड छोड़ के, मतलब प्लेसमेंट के क्वेश्चन पूछो। अगर वहां पे कोई सुटेबल पर्सन होगा, जैसे मैंने बताया कि परफेक्ट, तो वहां पे जैसे कि स्वप्नाली मैम इज देयर, तो स्वप्नाली मैम विल आंसर यू। ओके। तो वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन वहां पे अवेलेबल होगा फिर उस दिन। ठीक है, तो आदर्श शक्ति की मीटिंग होती है तुम्हारी, मतलब सेशन होता है उस दिन, तो सेशन में तुम लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई थिंक ये नेक्स्ट वीक या उसके अगले वीक होगा। तुम लोग को टाइम टेबल आएगा, टाइम टेबल के हिसाब से। ठीक है। हाँ आता है, लेकिन हमें कैसे पता? गेटिंग रोहित? रोहित सिंह की तो मुझे फुल स्टैक पाइथन आता है। हाँ वो तो ठीक है, हमें मैं मुझे कैसे पता? मैं कैसे कॉन्फिडेंट रहूंगा? तो मॉक और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देने के बाद जब मुझे लगेगा तुम कॉन्फिडेंट हो तो प्लेसमेंट में भेज देंगे। तो फिर वहां पे डिप्लोमा पे हुए या क्या है, तो उसका आंसर तो तुम्हें आधार शक्ति वाली मीटिंग में मिलेगा। ठीक है। कल ही बताया था ना हमने कि मॉक और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। और कंपलसरी भी हमने नहीं किया था, थिंक इज अबाउट कि हम ऑलवेज फर्स्ट बिट सोल्यूशन जो है वो स्टूडेंट के बारे में ही सोचते हैं। तो हमें किसी को प्लेसमेंट नहीं देना है ऐसा तो कभी नहीं था। हमने 2025 से पहले, 2024 तक एवरी स्टूडेंट को प्लेसमेंट दिया था, एवरी स्टूडेंट को। गेटिंग? प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, क्या पता है? स्टूडेंट प्रिपरेशन नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि नहीं प्लेसमेंट को जाएंगे तब मतलब कि जब इंटरव्यू आएगा ना तब प्रिपरेशन करेंगे। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि इंटरव्यू के लिए सीधा गए, प्रिपरेशन भी नहीं है। एक या दो दिन में प्रिपरेशन होता है क्या? 6 महीने में कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका सिलेबस अगर तुम लोग देखोगे तो ये 2 या 3 साल का सिलेबस है, जो तुम लोग को 6 महीने में हम कंप्लीट करवा के ले रहे हैं। और ये 2 या 3 दिन में अगर तुम ट्राई कर रहे हो तो हो नहीं पाएगा। तो हम क्या कहते हैं, थिंग इसकी फिर तुम्हें जाना है तो पहले तुम जा सकते थे। ठीक है। तो वहां पे विदाउट प्रिपरेशन सीधा स्टूडेंट जाते थे, वो रिजेक्ट होके आ गए थे। रिजेक्ट होने की वजह से स्टूडेंट का फॉल इसमें नहीं है, मतलब स्टूडेंट का लॉस क्या है इसमें? व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या लॉस है वैसे भी अगर तुम इंटरव्यू में फेल हो गए तो? कुछ लॉस नहीं है। एक कंपनी नहीं तो दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी नहीं तो तीसरी कंपनी। लॉस यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट का हुआ, आगे वाले।
पता है कैसे? कि वो कंपनी जो यहाँ पे हमारे भरोसे पे आई थी, वो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की वजह से जो प्रिपेयर नहीं थे, उनकी वजह से उनके मॉक लेने के बाद वो प्रिपेयर नहीं थे। ऐसा देखिए, मतलब 10 स्टूडेंट का अगर मॉक लिया, 10 स्टूडेंट ऐसे प्रिपेयर नहीं है, तो स्टूडेंट आगे वाले स्टूडेंट का मॉक लेंगे क्या? वो कंपनी मॉक लेगी क्या? इंटरव्यू नहीं लेंगे, तो स्टूडेंट वो कंपनी वापस चलेगी। जिसका मतलब जो एक्चुअली लॉस था आगे वाले स्टूडेंट्स का, तो जिसकी वजह से हमने ये कंपनी को ऑब्वियसली खोना नहीं चाहते थे। हमें तो काउंट दिखाना है ना। तो हमारा कुछ तो भी यहाँ पे पुराना 2022 में देखो काउंट कितना है, 400 प्लस कंपनीज का है। अभी तो ये इससे ज्यादा है 2026 में, तो ये 2022 का ही काउंट है सीधा। गेटिंग? और ये हमारा रिकॉर्ड है हमारे पास है सर। ओके, तो किसी को पूछना आहे तो माहितीचा अधिकार यूज करू शकता, बघू शकता, तुम्हाला बघायचं असेल पण थिंग इज की हमारे पास इतने कंपनीज तो हुए थे। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ये लॉस होना चालू हो गया बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स कॉल्स। या फिर एक और ऐसे सिनेरियो होता था, हमने इंटरव्यू शेड्यूल किया, स्टूडेंट कह रहा है मैं गाँव में हूँ तो मैं नहीं आ सकता। जिसके लिए कर रहे हो वही नहीं यार, मतलब इंटरव्यू तो चाहिए था ना, दे तो दिया। नहीं सर गाँव में हूँ मैं, मेरे एक दोस्त के दोस्त थे, तो उसका एक दूसरा दोस्त थे, तो उसका बर्थडे है। हाँ, तो बर्थडे है तो कितना टाइम लगता है बर्थडे सेलिब्रेशन करने में? हाफ डे। हाफ डे दोपहर से, जो भी तुम लोगों को धिंगाना वगैरह कराया है, बर्थडे बम्स वगैरह देने तुम दे सकते हो। हाँ, तो हाफ डे ओके है ना। बंदा 3 दिन गायब है, मतलब क्या मेला चल रहा था? बर्थडे नहीं चल रहा, मेला चल रहा है इन लोगों का। सो लिटरली ऐसे बहुत सारी चीजों की वजह से फिर मॉक को कंपलसरी कर दिया। तो जो जो नए स्टूडेंट्स है, जिनको जेन्युइनली करना है तो वो करेंगे। वैसे भी इंटरव्यू में जाके मॉक दोगे ना, वहां पर भी इंटरव्यू में देना ही है ना, क्वेश्चन आंसर करने ही है ना, तो पहले यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पे 10 बार फेल हो जाओ कोई लॉस नहीं है, ना तुम्हारा ना हमारा। और ऊपर से प्रैक्टिस अलग से, साथ में साथ तुम लोग के इवेल्युएशन करके तुम लोग को अलग से और बताएंगे कि अच्छा यहाँ पे तुम लोग को ये प्रॉब्लम है, यहाँ तो परफेक्ट करके भेजेंगे। तो ये तो बढ़िया है फिर। हाँ, थिंग इज कि कुछ लोग इसको नेगेटिव ले लेते हैं, तो जिनको लेना है ले ही सकते हैं, जिनको इसमें फायदा दिख रहा है वो देख लो। ओके, तो मॉक क्लियर करके ऐसे स्टूडेंट बने क्या, गए क्या? हाँ, अभी पेज वगैरह देख सकते हो तुम लोग। आई थिंक यो एवरी वीक में या एवरी डे में कोई ना कोई तो प्लेस तो होता ही रहता है। ठीक है, तो क्लियर है सबको? ये भी समझ में आ रहा है कि मॉक और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन जो होता है वो कंपलसरी होता है। गेटिंग? तो पहले नहीं रखते थे, मैं तो अभी मान रहा हूँ, मतलब मैं भी फर्स्ट बिट सॉल्यूशन का ही स्टूडेंट था तो मुझे भी नहीं थे। हाँ, लेकिन मैं जेन्युइन था। ओके, सो आई नो दैट थिंग। और उसमें से मैंने ऐसे भी देखे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे ही भेजा गया था, तो प्रिपरेशन हमने की, तो मुझे ऐसा लगा था स्टार्टिंग में हाँ कि मैंने इतने प्रिपरेशन की है, उसके बाद जाके मुझे ये प्लेसमेंट में भेज रहे हैं। इन्होंने कुछ प्रिपरेशन भी नहीं किया, ना मॉक दिया ना प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन दिया, फिर भी इन लोगों को प्लेसमेंट मिला। ऐसा मुझे स्टार्टिंग में लगा था। फिर मैंने सोचा यार मुझे मिल रहा है ना, बस इनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है डजेंट मैटर। गेटिंग? तो ऐसा था मेरा एक सिनेरियो था, पर्सपेक्टिव था मेरा ऐसा, लेकिन वो बाद में मेरा भी चला गया। ठीक है, तो एफर्ट्स मैटर करते हैं। मॉक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देना कंपलसरी है। ठीक है, क्या तक क्लियर है सबको? और कुछ क्वेश्चन है? ऑल है? तुम्हारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना है, वो नहीं चाहिए हमें। हाँ, और क्या बोलूं मैं? तुमने प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाया मुझे क्या पता। मैं जिस तरीके से बोलूंगा उस तरीके से प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। तुमने किस तरीके से कहाँ से उठाया था नहीं उठाया था, देखो मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ। हमारे पास जीरो ट्रस्ट पॉलिसी होती है स्टूडेंट पे, जीरो ट्रस्ट पॉलिसी। मुझे पता नहीं है ना तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मी तो तुम पे म्हणजे काय म्हणते त्याला विश्वास नाही ठेवू शकत, अंधविश्वास नाही ठेवू शकत। थोडाफार विश्वास मी ठेवू शकतो की तुम्ही थोडंफार स्वतःहून करू शकता, मी अंधविश्वास नाही ठेवू शकत। मग मला ते चेक करावं लागेल। ओके, सो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो तुम्हारे स्किल्स अपग्रेडेशन के लिए ओके गुड। थिंग इज की यहाँ पे अलग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तुम्हें वो प्रोजेक्ट अलग करना ही पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। अगर इससे भी फुल स्टैक कभी किसी और इंस्टीट्यूट में किया होगा तभी भी यहाँ पे करना ही पड़ेगा वापस से। ठीक है? हाँ, अब ये तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कैसे करना है। क्लियर है सबको? अजून आहे का कोणी?
सर माझं प्रोजेक्ट प्रेझेंटेशन पण झालेलं होतं दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये या इंस्टीट्यूट मध्ये, या फिर ऐसा क्वेश्चन है क्या किसी का, सर इससे पहले मेरा डेटा साइंस ही कंप्लीटेड है तो मुझे सीधा वैकेंसी दे दो, है क्या कोई? नहीं है ना? ओके, सो गुड। एक्चुअली थिंग इज कि यहाँ पे जो हम कोर्स के बारे में कह रहे हैं, जिस सिलेबस के बारे में कह रहे हैं, जिस कंटेंट के बारे में कह रहे हैं, दैट इज द केक। और तुम लोग को ये जो प्लेसमेंट मिल रहा है ना, दैट इज द चेरी ऑन द केक। तो सब उस चेरी के पीछे भाग रहे हैं, उस केक के बारे में कोई तो देख ही नहीं रहा। तो स्टार्टिंग में मेंटेलिटी चेंज करो। केक अगर ठीक से खाओगे तभी वो चेरी मिलेगी। गेटिंग क्लियर है सबको? हाँ। एनी अदर क्वेश्चन? कुछ नहीं। ऑफलाइन में नहीं होते, ऑफलाइन पे हमारी सीआरएम टीम अलग तरीके से। किती वेळ चालतं तुमचं इंडक्शन? इंडक्शन किती वेळ चालतं? सीआरएम टीम से इंडक्शन लिया था ना? नहीं लिया था? नहीं नहीं, सीआरएम टीम ने इंडक्शन दिया था ना तुम लोगों को पहले से। हाँ, तो कितने टाइम पे दिया था कुछ तो भी? 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। तो 30 मिनट्स तुम लोग को ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन आते हैं तो ऑनलाइन वाले पे आते हैं। तो कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो वैसे तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। शिवाय रिप्लाय नाही, काय करायचं त्याला मी काय करू शकतो? ठीक है। काय? हाँ, ठीक है। आगे वाला कंटिन्यू करें। सो अब हमारा पार्ट आता है कि यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में जो कह रहे हैं। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में जो हम कहेंगे, तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन के साथ साथ मतलब तुम लोगों को जो एडवांटेज मिल रहा है डिबगिंग करने का, और साथ ही साथ प्रीवियसली जो भी कोड है उसका आउटपुट। ओके, तो वो जो एडवांटेज मिला था, तो एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेज भी आता है। और वो डिसएडवांटेज क्या है वो सोच लेते हैं। यहाँ पे इतने सारे चेयर्स है, ठीक है। सोचियो कि अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ तो भी 50 चेयर्स है अप्रोक्सीमेटली। हाँ, ऐसे सोच लो, आई थिंक ज्यादा होंगे लेकिन 50 काउंट ले लेते हैं, कैलकुलेशन करने में इजी जाएगा। तो 50 चेयर्स है। अब ये 50 चेयर्स जो है ना, वो हमें यहाँ से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने हैं। मतलब कि हमारा एक दूसरा जो क्लासरूम है, मातोश्री, पता है किसी को? नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे 10 मिनट में है, चलकर 10 मिनट में आ जाएगा। ओके, तो हमें ये 50 चेयर जो है वो मातोश्री में ट्रांसफर करने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे चेयर्स एक साथ ही उठा रहे हैं और फिर जाके ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ से। समझ में आया? तो लोड करने में सपोज एक टेम्पो मंगाया है, उस टेम्पो में लोड करने में कितना टाइम लगेगा? 50 चेयर्स को अप्रोक्सीमेटली कुछ भी बताओ, 30 मिनट्स ले ले, 30 मिनट्स ले ले, उससे भी कम टाइम लगेगा लेकिन फिर भी 30 मिनट्स ले लेते हैं। तो ये 30 मिनट्स, 30 मिनट्स लोड करने के लिए, और यहाँ से वहां ट्रांसफर करने के लिए तो 10 ही मिनट लगेंगे। ओके, और उसके बाद उसको डाउन करने के लिए कितने मिनट लगेंगे? और 30 मिनट ले लो, तो टोटल कितने मिनट हुए? कितने? 70 मिनट्स। मिनट्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। कि चेयर्स को एट अ टाइम जब हम यहाँ से वहां ट्रांसफर कर रहे हैं तो 70 मिनट्स में काम हो रहा है। नाउ थिंक इट कि हम अब चेयर को वन बाय वन ट्रांसफर करेंगे, तो लोड करने में तो टाइम नहीं लग रहा है इतना, और ना ही यहाँ से वहाँ सॉरी ना ही वहाँ पे ड्रॉप करने में टाइम लगेगा, तो वो उसको निगलेक्ट कर लेते हैं। उस टाइम को भी जो लोड करने में और ड्रॉप करने में टाइम है ना, उसको भी निगलेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ ट्रांसफर करने का टाइम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 10 मिनट्स की जगह और कम टाइम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन चलो 10 मिनट्स ही ले लेते हैं। तो हमारे पास कितनी चेयर्स है? 50 चेयर्स। वन बाय वन अगर मैं यहाँ से मातोश्री में अगर उसको ट्रांसफर करूंगा तो टोटल कितना टाइम लगेगा? अगर एक चेयर को 10 मिनट्स लग रहे हैं तो 50 चेयर्स को 500 मिनट्स लगेंगे। तो टास्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? तो ये कंपाइलर का टाइम है, ये इंटरप्रेटर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वन बाय वन कर रहे हैं, और ये जो है एट अ टाइम किया हमने। सो ये ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटरप्रेटर लैंग्वेज आर स्लोअर देन कंपाइलर लैंग्वेजेस, क्योंकि एक एक ट्रांसलेट एग्जीक्यूशन करने में टाइम लगता है। तो यहाँ से वहाँ डेटा ट्रांसफर करना, वहां से लोड करना, फिर वो डेटा ट्रांसफर करते समय फिर वापस से बहुत सारी चीजें हैंडल करना, ये वहां पे पॉइंट आएगा। समझ में आ रहा है? गेटिंग? तो फिर अगर हम कंपैरिजन करें
तो हमारे पास कंपाइलर लैंग्वेज कौन सी है? जावा. एंड देन वी हैव इंटरप्रेटर लैंग्वेज दैट इज पाइथन. सो बिकॉज ऑफ दैट कि पाइथन जो इंटरप्रेटर यूज कर रहा है, तो पाइथन इज स्लोअर देन जावा. यस, ये बात तो है, स्लोअर लैंग्वेज तो है, आया समझ में? तो पाइथन स्लोअर है, बस एक इतना ही पॉइंट है, इसे छोड़ के बाकी वाला कुछ पॉइंट मिलता ही नहीं कि अगर किसी लैंग्वेज के साथ कंपेयर करेंगे बिकॉज ऑफ इंटरप्रेटर. लेकिन हाँ, इंटरप्रेटर का एडवांटेज भी तो है हमारे पास. गेटिंग? तो इंटरप्रेटर का एडवांटेज भी है, एंड यहाँ पे फिर इसका डिसएडवांटेज भी मिलेगा. तो क्यों स्लोअर है, समझ में आया? एनी डाउट ऑन दिस? नहीं, पक्का समझ में आया? तो पाइथन इज इंटरप्रेटर लैंग्वेज. इंटरप्रेटर लैंग्वेज मतलब क्या, समझ में आया? इंटरप्रेटर लैंग्वेज मीन्स लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन. ये इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन. ओके, सो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटेड द कोड, सोर्स कोड इनटू द बाइनरी. सो हमारे पास जो हम फीचर्स देख रहे थे, उस फीचर्स में पहला फीचर क्या था? सपोज एग्जांपल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. समझ में आया सबको? ठीक है. अनदर फीचर कौन सा था? इजी टू अंडरस्टैंड. इजी टू अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए बहुत इजी है. तो समझने के लिए अगर कोई लैंग्वेज इजी है, ओके, तो सोचो कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज से कंपेयर कर लेते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज. हाँ, तो अगर एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, उस कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को, उसका कोड समझने के लिए अगर 4 आवर्स लग रहे हैं हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ऐसा होता है कि इजी लैंग्वेज का कोड अंडरस्टैंड करने के लिए 1 आवर लगेंगे या फिर 2 आवर्स लगेंगे, तो उससे कम टाइम लगेगा. गेटिंग? उसके बाद अगर हम कह रहे हैं कि वो जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है उसका कोड समझने के लिए 4 आवर्स लग रहे हैं, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए और 4 आवर्स लगेंगे. टोटल कितना टाइम हुआ? 8 आवर्स. गेटिंग? 8 आवर्स लग रहे हैं. नाउ थिंग इज कि हमारा जो कोड है, हमने क्या बताया कि 4 आवर्स के बदले में 2 आवर्स ले लेते हैं. तो 2 आवर्स अंडरस्टैंड करने के लिए, तो पाइथन का जो कोड है इजी टू अंडरस्टैंड है, तो 2 आवर्स अंडरस्टैंड करने के लिए और 2 आवर्स जो होंगे वो किस लिए? इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए. तो कितना टाइम हुआ? टोटल 4 आवर्स. तो वो टास्क कंप्लीट करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी, उसको अगर 8 आवर्स लग रहे हैं, तो हमारे पास पाइथन में वो 4 आवर्स में ही कंप्लीट हुआ. जिसका बेनिफिट क्या हुआ? टास्क जल्दी कंप्लीट हुआ. और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि अब डेवलपर का काम, डेवलपर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए 8 आवर्स लग रहा है, इसका मतलब अगर उसको 1000 रुपीज, अगर वन डेली में कुछ तो भी है, डेली अगर उसको 1000 रुपीज मिल रहे हैं, तो ये तो 4 आवर्स में ही कंप्लीट हुआ ना टास्क पाइथन में. तो पाइथन डेवलपर का वो टास्क 4 आवर्स में ही कंप्लीट हो जाएगा, जिसका वजह से सिर्फ 500 रुपीज ही मिलेंगे. मिलेंगे मतलब कि लगेंगे. तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना हुआ? कम हुआ. तो अगर तुम पाइथन लैंग्वेज यूज कर रहे हो और कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, तो कम मेंटेनेंस कॉस्ट पे ये क्या होगा? मेंटेन हो जाएगा. सो इट विल टेक मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट. समझ में आया? तो इजी टू अंडरस्टैंड की वजह से मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट. ठीक है, नोट डाउन कर लेना ये भी, लाइन बाय लाइन. आई होप कि तुम लोगों ने ये रेफर किया होगा, मैंने कहा था रिसर्च करने के लिए. हाँ, अनदर प्लेटफॉर्म, वो थोड़ा सा बाद में ले लेते, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इट विल टेक अ टाइम. हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, समझ लेना. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऑब्जेक्ट इज लाइक, ऑब्जेक्ट मतलब एक रियल लाइफ एंटिटी होती है जिसको स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब कि जो भी तुम कोड करोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पे करोगे, कि मेन रोल किसका होगा? ऑब्जेक्ट का होगा. ठीक है, ऐसे समझ लो. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिटेल में देखेंगे तो इट विल टेक सम 2 वीक्स, मिनिमम 2 वीक्स तो होता है. तो ऑब्वियसली मैं 10 मिनट में नहीं बता सकूंगा. समझ में आ रहा है? समझ लेना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है. सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या? नहीं है. तो उसके पास क्या है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग. प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ले लो, पीओपी. ठीक है. तो ओपी वाला पार्ट और डिटेल में देखना है तो हम लेने ही वाले हैं, वैसे भी सिलेबस में है हमारे पास. यहाँ तक क्लियर है? हाँ. एनी अदर फीचर?
एक 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 और बताना। जनरल पर्पस किसने बोला था कुछ तो भी, हाँ। तो जनरल पर्पस मतलब, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। तुम लोगों को वो वेरियस डोमेन्स वाला पता होगा, वो नहीं ले रहे हो। मैं अलग तरीके से लेता हूँ कि अगर हम जनरल पर्पस के लिए कह रहे हैं तो जनरल पर्पस में हमारे पास कौन से पर्पस आ सकते हैं। तो जनरल पर्पस इज लाइक कि पहले तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं। स्क्रिप्टिंग मतलब वेब डेवलपमेंट के लिए तुम जो लैंग्वेज यूज कर सकते हो, तो ऐसी लैंग्वेज तो हम एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। एज अ ग्लू लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। ग्लू लैंग्वेज मतलब हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स है और उस कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। तो कंपोनेंट्स इज लाइक मेरे पास फ्रंट एंड है और मेरे पास डेटाबेस है। तो फ्रंट एंड और डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए मैं वो बैक एंड वाला काम जो कर रहा हूँ, दैट इज द ग्लू लेवल लैंग्वेज। या फिर तुम अलग अलग लैंग्वेज के साथ भी बीच में मर्ज कर सकते हो इसको। ओके, गेटिंग देन। तो जनरल पर्पस भी समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ग्लू लेवल लैंग्वेज, एप्लीकेशन लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा हम कह रहे हैं, तो ये वहां पे वर्क कर रहा है। हम्म। जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, हाँ, ठीक है। नाम ही है उसमें, जावा स्क्रिप्ट में स्क्रिप्टिंग आ रहा है तो। हाँ, ओके। अनदर डायनेमिक टाइप, इसको थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। डायनेमिक टाइप लैंग्वेज, डायनेमिक लैंग्वेज ये किसी ने कुछ तो भी मुझे कल बताया था। डायनेमिक लैंग्वेज, पाइथन इज अ डायनेमिक लैंग्वेज। व्हाट इज मीन बाय डायनेमिक लैंग्वेज? क्या होता है डायनेमिक लैंग्वेज मतलब? दैट इज नॉट जस्ट अ डायनेमिक लैंग्वेज, दैट इज डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। तो हमारे पास डायनेमिक लैंग्वेज मतलब सीधा डायनेमिक नहीं कहूंगा मैं। डायनेमिक टाइप, डायनेमिक सिमेंटिक्स, डायनेमिक बाइंडिंग, ये तीनों फीचर्स आएंगे फिर उसमें। तब हम कह सकते हैं कि दैट इज द डायनेमिक लैंग्वेज। लेकिन मैं डायनेमिक लैंग्वेज नहीं मेंशन कर रहा। मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ? डायनेमिक टाइप लैंग्वेज, डायनेमिक बाइंडिंग लैंग्वेज, डायनेमिक सिमेंटिक्स लैंग्वेज। और इन तीनों का मीनिंग क्या है वो मैं कोडिंग करते करते बताऊंगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो कुछ लोगों को पता होगा डायनेमिक टाइपिंग मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को पता होगा डायनेमिक सिमेंटिक्स मतलब क्या होता है, और कुछ लोगों को पता होगा डायनेमिक बाइंडिंग मतलब क्या होता है, जो लोगों ने कभी ओओपी पे वगैरह काम किया होगा या फिर फंक्शंस पे काम किया होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको? हाँ, ये कौन सी लैंग्वेज है? ओके, मैं स्किप कर रहा हूँ उसको, कौन सी लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ओनामिका क्या होता है? अनामिका का दूसरा रूप है क्या ओनामिका? ओनामिका लैंग्वेज का मतलब कि यूज चेंज कर सकते हैं। नहीं, समझ में नहीं आया मेरे को। मेंशन करो जरा चैट बॉक्स में, क्या कह रहे हो? ओनामिका लैंग्वेज, ओनामिका ऐसा कुछ सुना है तुम लोगों ने? मैंने अनामिका सुना है। ओके, ओनामिका नहीं पता मेरे को। हाँ, मैं रिसर्च करके आता हूँ लेकिन ऐसा है क्या कुछ? नहीं होगा तो टाइम वेस्ट किया ना, तो मेरे मैं बताऊंगा फिर बाद में। इन पाइथन वी कैन नॉट डिक्लेयर एनी वेरिएबल, हाँ ठीक है, ये मैंने बताया कि डायनेमिक के रिलेटेड वाला पॉइंट जो है, मैं प्रूफ जो है वो किस तरीके से करेंगे हम, कोड करते करते करेंगे, क्योंकि अभी मैं बताने के लिए मुझे पता नहीं, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाने के लिए। गेटिंग? तो मैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके कुछ ऐसे फीचर जो है वो बताऊंगा। ओके, और कुछ है? ओपन सोर्स सुना है? क्या होता है ओपन सोर्स मीन्स? ओपन सोर्स मीन्स तो फ्री टू, हाँ क्या, मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, ई मतलब कि फ्री में एक्सेस करना, ये तो फ्री टू यूज हुआ, तो दैट इज द डिफरेंट फीचर। कि पाइथन को यूज करने के लिए तुम लोग को 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो भी तुम लोगों ने अभी पैसे दिए वो तो कोर्स सीखने के लिए था, नॉट फॉर पाइथन ना। हाँ,
तो ये जो ओपन सोर्स हम कह रहे हैं, तो ओपन सोर्स मतलब क्या होगा, फिर मॉडिफाई कर सकते हो तुम। ओके। अब ओपन सोर्स मतलब कि सोर्स कोड जो होता है, जो तुम लोगों ने कोड लिखा है, तो वो कोड ओपनली अवेलेबल है, जिसकी वजह से तुम इसमें चेंजेस ला सकते हो। तुम लोग को और कोई फंक्शंस, फंक्शनलिटी, फीचर्स ऐड ऑन करना है, तुम ऐड ऑन कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन बी अ कंट्रीब्यूटर टू द पाइथन, एंड बिकॉज ऑफ दैट पाइथन ओपन सोर्स। तो एवरी मंथ में पाइथन के नए नए वर्जन्स आते ही जा रहे हैं। गेटिंग? तो कुछ लाइब्रेरीज वगैरह भी आ रही है, जो वो लाइब्रेरीज भी ओपन सोर्स वगैरह है। ओके। जैसे कि एक एग्जांपल, हम पाइथन में कोड वगैरह कर सकते हैं, तो तुम कंट्रीब्यूटर बन सकते हो पाइथन के। माइक्रोसॉफ्ट में तुम कोड्स कर सकते हो क्या? तो वो ओपन सोर्स नहीं है। आया समझ में? दैट इज नॉट द ओपन सोर्स। तो ये ओपन सोर्स है। यस। उबंटू। उबंटू। उबंटू ओपन सोर्स है। लिनक्स में बहुत सारे ओपन सोर्स है। आई थिंक काली लिनक्स भी ओपन सोर्स है। मोस्टली लिनक्स वाला ओपन सोर्स ही होता है। हाँ। यूजर कोड में चेक कर सकते, वी कैन यूज द ओरिजिनल सोर्स कोड एंड यूज इट। हाँ। ठीक है। ओपन सोर्स समझ में आया? ओपन सोर्स मीन्स यू कैन मॉडिफाई दी कोड। हाँ, लेकिन इतना इजी होगा क्या? नहीं। तो ऑब्वियसली वहां पे कोई तो भी एक ऑर्गेनाइजेशन मिली होगी। तुम्हारे थेसिस जो तुम लोगों ने चेंजेस किए थे, वो थेसिस अगर उन लोगों को एक्सेप्टेबल लगे, तभी तुम कंट्रीब्यूटर बन सकते हो। अदरवाइज ऐसे है कि नहीं सर, अभी मैंने एक वेरिएबल बिल्ड करके दिखाया है इसमें, तो वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नया कोई फीचर है क्या जो हमें पाइथन में और काम करके देगा बढ़िया तरीके से? तो ऐसा अगर है तो तुम कंट्रीब्यूटर बन सकते हो, थेसिस अगर उन लोगों को अच्छे लगे तो। ठीक है। ओपन सोर्स समझ में आ रहा है? एक्सप्लेन कैसे करोगे? ओपन सोर्स इज लाइक यू कैन मॉडिफाई दी कोड। सीधा ये कह सकते हो कि पाइथन का ही कोड सीधा मॉडिफाई कर सकते हो तुम पाइथन पे ही, यू कैन वर्क ऑन द पाइथन। ऐसे भी कह सकते हो। दैट मीन्स एनी वन कैन बी ए कॉन्ट्रीब्यूटर टू द पाइथन। हाँ। ओके। अनदर फीचर, और कुछ बचा? स्टैंडर्ड सेट ऑफ लाइब्रेरीज ले ले। हाँ, एक्सटेंसिबल स्टैंडर्ड सेट ऑफ लाइब्रेरीज। सो एक्सटेंसिबल स्टैंडर्ड सेट ऑफ लाइब्रेरीज में ना, कि हम जो कह रहे हैं कि रिच सेट ऑफ एक्सटेंसिबल लाइब्रेरीज है इसके पास। सो ये एक्सटेंसिबल मतलब एक्सटर्नली ऐड की जा रही है, जो सिर्फ पाइथन पे नहीं बनी है, जो बनी है अदर लैंग्वेजेस पे। सो तभी हम मोस्टली एक्सटेंसिबल कहेंगे। सिर्फ पाइथन पे ही बनी है तो वो तो पाइथन का ही कोड ऐड होगा। गेटिंग? तो पाइथन में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो पाइथन के सिवाय ये सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस इसमें बनी है। और अगर सी और सी प्लस प्लस का कोड अगर उसमें है, तो वो कोड डायरेक्टली नहीं है, तो वो कोड ऑलरेडी कंपाइल्ड है। गेटिंग? तो ऑलरेडी कंपाइल्ड कोड होने की वजह से तुम लोग को ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो स्पीड कम होता था, वो स्पीड बढ़ा के देगी ये लाइब्रेरीज। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज है, नमपाई, पांडास, ये जो लाइब्रेरीज होती है। तो पाइथन पे अगर मैं मतलब कि डिस्कशन करते इसमें एक एग्जांपल भी दे दूं, तो पाइथन में हमारे पास हम लिस्ट यूज करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। तो पाइथन में जो लिस्ट है और नमपाई का जो एरे है, द नमपाई एरे इज 50 टाइम्स फास्टर देन पाइथन लिस्ट, बिकॉज ऑफ NumPy is extensible library. Getting? The code which is written in C or C++, which is already compiled. तो ऑलरेडी कंपाइल होने की वजह से टाइम नहीं लगेगा, सीधा उसको एग्जीक्यूट ही करना है, तो वर्क ऑन करके दे देगा। आया समझ में? इन डाउट? तो लाइब्रेरीज यूज करके हमारे पास एक ही डिसएडवांटेज था ना पाइथन का, कि पाइथन जो है उसका स्पीड कम है, तो वो भी हम बढ़ा रहे हैं यूजिंग द लाइब्रेरीज। ठीक है। हाँ, और बिकॉज ऑफ दिस लाइब्रेरीज, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज है जिसकी वजह से numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब, सीबन, ये देखोगे तो तुम डेटा एनालिसिस में जा सकते हो। और अनदर टूल थोड़े बहुत तुम लोग यूज करोगे तो तुम डेटा एनालिटिक्स करोगे। और अगर इसमें और लाइब्रेरीज ऐड ऑन करोगे, जैसे कि स्काईपाई एंड ऑल, साईपाई वगैरह,
तो तुम लोग यूज कर सकते हो डेटा साइंस वाले पार्ट में। तो एआई मशीन लर्निंग वाला पार्ट तो वहाँ पे आएगा। डेटा साइंस मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, पूरा कॉम्बिनेशन नहीं लेकिन इट सम पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग एंड सम पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज द डेटा साइंस। ओके, तो ये डेटा साइंस वाले पार्ट में हम ले रहे हैं। तो ये वेरियस डोमेन्स में काम कर रहा है, तो तुम इसको यूज करके एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। तुम इसको यूज करके गेम बिल्ड कर सकते हो, वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। साथ ही साथ तुम डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई वाला पार्ट जो है वो कह रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी वाले उसके लिए अलग से उनकी लाइब्रेरी होती है। तो ये वेरियस डोमेन्स में तुम लोगों को काम करके दे देगा। तो इसकी वजह से जब तुम पाइथन यूज करते हो ना, इसका मतलब तुम किसी एक ही रोल के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, तुम डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। ओके, ऑनलाइन पे देखते हैं कुछ अलग आया है क्या। नहीं, हाँ ठीक है। एनी अनदर, इसे छोड़ के और कुछ है? नहीं। और टेबल मीन्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ही कहेंगे ना फिर। तो प्लेटफॉर्म, मैंने तो कहा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थोड़ा सा मुझे डिटेल में लेना पड़ेगा तो टाइम लेगा, तो उसको मैं लास्ट में लूंगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है वो डिटेल में बताऊंगा। हाँ, दूसरा बताओ। टीचर, इसके पास मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस अवेलेबल है, तो कोड मॉड्यूलरिटी तुम लोग कर सकते हो। मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस इज लाइक कि तुम क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कोड जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए अलग अलग से फाइल मेंशन करके, अलग अलग से पैकेजेस मेंशन करके तुम लोग कोड कर सकते हो। तो देयर इज अ मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। ठीक है। और अब इसके पास इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है। इतनी डेटा स्ट्रक्चर है कि तुम लोगों को दूसरे डेटा स्ट्रक्चर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके पास इनबिल्ट ही डेटा स्ट्रक्चर है जो तुम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए काम आएगा। और पाइथन का कोड तुम लोगों को बहुत कम टाइम में एक एप्लीकेशन, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करके देगा। ओके, तो ये भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि पाइथन को यूज करके हम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड पोर्टेबल, वो तो समझ में नहीं आया। पोर्टेबल मतलब क्या, वो तो समझ में नहीं आता मेरे को। पोर्टेबल वही होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ना। कि पोर्टेबल मतलब क्या, मैंने एक जगह पे कोड लिखा तो वही कोड मैं दूसरे लैंग्वेजेस पे यूज कर सकता। हाँ, मग तेच, मग याचाच अर्थ क्रॉस प्लॅटफॉर्म और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो वही तो कह रहा हूँ मैं, दोनों फीचर्स एक ही है। ठीक, तो वही तो कह रहा हूँ कि कोड मेरे पास एक जगह पे मैंने लिखा तो दूसरी जगह पे अगर वर्क कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो द क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, या क्रॉस प्लेटफॉर्म, या फिर पोर्टेबल जो कह रहे हो, तो दोनों फीचर्स एक ही है। राइट ना। हाँ, कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना। हम्म। ओके, और सपोर्ट डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिगम मीन्स। हाँ, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड बाय डिफॉल्ट ही होता है। एक्स्ट्रा ओ पे आ रहा है क्या? हाँ, सो मेंशन किया है हमने। एनी अदर, या पोर्टेबल पे आ जाए फिर सीधा, कैसे होता है पोर्टेबल। हम्म, चलो। पोर्टेबल की जगह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहता हूँ मैं। ठीक है। देखो, पहले तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कि अलग अलग सिस्टम्स पे काम करना। ओके, सो आई हैव वन सिस्टम। ठीक है, मुझे लिटरली कॉम्प्युटर वगैरह काढून नाही दाखवणार ना। आई एम पाइथन ट्रेनर नॉट आर्ट टीचर। ठीक है, सो मेरे पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम में एक प्रोसेसर वन यूज किया जा रहा है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वन यूज की जा रही है। ओके, एंड देन वी हैव दी अनदर सिस्टम जिसमें प्रोसेसर टू और ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज की जा रही है। तो ऐसे कितने चांसेस हो सकते हैं? मैं कहूंगा मैक्सिमम चांसेस ऐसे ही है। कितने भी तुम लोग मैनेज करने की कोशिश करो। प्रोसेसर में अलग अलग मॉडल्स है, उसमें अलग अलग जनरेशन है, जिसकी वजह से
बहुत कम जगह पे ऐसे होगा कि प्रोसेसर मैच हो जाए, अगर मॉडल सेम लिया तभी। लेकिन फिर भी क्या सिस्टम सेम होगी? नहीं, क्योंकि अगर प्रोसेसर भी अगर सेम लिया, फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो तुम लोगों ने चेंजेस वगैरह किए होंगे, अपग्रेडेशन किए होंगे, उसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम तो डिफरेंट डिफरेंट ही होगी। कि एक ने ऐसे हो सकता है, एक ने कुछ तो भी अभी अपडेट आया था वो अपडेट लिया, दूसरे ने अपडेट नहीं लिया। इसमें कुछ तो भी अलग अपडेशन है, दूसरे में कुछ तो भी अलग अपडेशन है, तो उसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम तो अलग अलग होगी ही। चाहे तुम विंडो भी मेंशन करोगे तो उसमें भी चेंजेस होगा। तो बहुत कम चांसेस होंगे कि किसी दो स्टूडेंट्स के या किसी तीन स्टूडेंट्स के जो सिस्टम्स है एक जैसी है, उसके अलग अलग है। गेटिंग? तो यहाँ पे इट्स नॉट पोर्टेबल, दैट डजंट मीन कि लाइक कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम और मतलब विंडोज और फिर लिनक्स अलग अलग ही हो। विंडोज में भी अलग अलग हो सकता है। विंडोज के वर्जन तो तुम लोगों को पता ही है। 10, किसी का ऐसा हो सकता है किसी ने 11 में अपडेट ही नहीं किया तो उसका 10 ही विंडोज है। तो यस, विंडोज 10 विंडोज 11 इज ऑल्सो द डिफरेंट डिफरेंट विंडोज ना। इसका मतलब सिस्टम अलग ही है। अब इसका यूज क्यों कर रहे हैं हम, इसके बारे में इतना क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि जब तुम्हारे पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है, अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं, तब वर्किंग करने के लिए या जब ट्रांसलेट किया जा रहा है, तो ट्रांसलेट करते समय यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट्स जो होते हैं, एग्जीक्यूशन करने के तरीके या ट्रांसलेट करने के तरीके, वो अलग अलग होते हैं। तो लाइक कि सपोज ये सिस्टम वन, इस सिस्टम में ये इंस्ट्रक्शन सेट्स जो है वो है I1, I2, I3, I4, I5, I6 एंड सो ऑन। ये इसके इंस्ट्रक्शन सेट्स है। ओके। एंड दूसरे सिस्टम में जो है वो सपोज एग्जांपल INS1, INS2, और ये I3 है तो यहाँ पर भी I3 ही है सपोज एग्जांपल, फिर INS4, INS5 एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि एवरी सिस्टम के इंस्ट्रक्शन सेट जो है बाइनरी में ट्रांसलेट करने के और एग्जीक्यूशन करने के डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर बाइनरी में तुम लोग एक सोर्स कोड, तो तुम्हारे पास जो सोर्स कोड है, इस सोर्स कोड को तुम अगर बाइनरी में ट्रांसलेट कर रहे हो, तुम्हारे पास जो बाइनरी कोड बन रहा है वो ट्रांसलेट इस इंस्ट्रक्शन सेट के साथ हुआ है, राइट? तो इस इंस्ट्रक्शन सेट के साथ अगर वो ट्रांसलेट हुआ है, तो इसके पास तो अलग इंस्ट्रक्शन सेट है। तो ये बाइनरी कोड जो है वो दूसरे सिस्टम पे वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा। तो हमें जो भी कोड वगैरह होगा या जो भी होगा, उसके लिए हम अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन सेट यूज करेंगे। और उसके बाद फिर ये अलग से इसके बाइनरी कोड जो है वो अलग से इम्प्लीमेंट या जो ट्रांसलेशन है वो करके देगा। तो बिकॉज ऑफ दैट कि ये जो बाइनरी कोड्स होते हैं इस इंस्ट्रक्शन सेट्स की वजह से, बाइनरी लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो तुम्हारा बाइनरी कोड जो होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ही होता है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि बाइनरी लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और नॉट। तो इट इज डिपेंडेंट बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट, वो तुम्हें पता है। ये भी एक्सप्लेन करोगे तो और 999 प्लस। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ। तो हम कह रहे हैं फिर अगर ऐसा सिनेरियो है कि इसके इंस्ट्रक्शन सेट अलग है, इसके इंस्ट्रक्शन सेट्स अलग है, तो हमारे पाइथन लैंग्वेज जो है, पाइथन में जो कोड लिखा है वो समझ में कैसे आएगा फिर इसको? तो फॉर दैट देयर इज अवर पाइथन इंटरप्रेटर और कर्नल। तो पाइथन इंटरप्रेटर एंड कर्नल जो है ये इस सोर्स कोड को एग्जीक्यूशन करने के लिए काम आते हैं। तो जिस सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल है, जिसके पास इंटरप्रेटर और कर्नल है, वो सोर्स कोड जो पाइथन में लिखा था वो इजीली एग्जीक्यूशन होगा। और सेम सोर्स कोड ही तुम क्या कर सकते हो, दूसरे लैंग्वेज पे भी, सॉरी दूसरे सिस्टम पे भी वर्क ऑन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन सेट्स के साथ हमारा पाइथन इंटरप्रेटर और कर्नल भी वहां पे होता है, जो एग्जीक्यूशन करने के लिए काम देता है। अब कैसे गिरता है और वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के देगा, तो उस पे लेके जाने की जरूरत नहीं। थिंग इज की इस इंस्ट्रक्शन सेट के साथ काम कर रहा है ये, तो इंटरप्रेटर इज देयर जो ट्रांसलेशन करने में काम करेगा। और इसकी इंस्ट्रक्शन सेट तो होगी ही होगी। समझ में आया?
क्लियर है? तो फिर तुम क्या कहोगे, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट या सॉरी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हमारा क्या है? सोर्स कोड। सीधा सीधा जो सोर्स कोड है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। गेटिंग? तो फिर दूसरे लैंग्वेजेस में क्या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है? तो अगर हम जावा के बारे में देखेंगे, तो जावा में जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन। तो उस वर्चुअल मशीन की वजह से जो तुम्हारा सोर्स कोड है वो सीधा बाइनरी पे नहीं, लेकिन बाइनरी के प्रीवियस स्टेज बाइट कोड जनरेट करता है। एंड दैट बाइट कोड, देखो मैंने क्या कहा, बाइनरी पे मैं उसी सिनारियो पे हूँ कि बाइनरी जो फाइल होती है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ही होती है। तो जो जेवीएम मतलब जो जावा होता है, वो जावा वाला कोड जो होता है वो बाइट कोड होता है। वो बाइट कोड तुम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट कह सकते हो उस जेवीएम की वजह से। वैसे हमारे पास भी पीवीएम होता है, उसी के अंदर ये सब कुछ है। गेटिंग? तो मैं पीवीएम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सीधा इंटरप्रेटर और कर्नल, तो सीधा डेप्थ में ही मेंशन कर रहा हूँ मैं। समझ में आया? क्लियर है ये सबको? कैसे अंडरस्टैंड कैसे हुआ कि अगर तुम्हारे पास सिस्टम है तो उसका इंस्टेंसेस सेट्स अलग है, तो तुम्हारे पास जो सोर्स कोड है तुम सीधा सिस्टम के साथ अगर उसको कन्वर्जन करने की कोशिश करोगे तो बाइनरी में अलग अलग से फाइल बनेंगे। तो इसके इंस्ट्रक्शन सेट्स अलग है, इसके इंस्ट्रक्शन सेट्स अलग है, इसकी वजह से ये जो सोर्स कोड होगा इसके लिए अलग से मेंशन होगा। बिकॉज ऑफ दैट जो बाइनरी कोड होता है, यहाँ पे जो बाइनरी कोड हुआ है वो दूसरे सिस्टम पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके इंस्ट्रक्शन सेट्स अलग थे और इसके इंस्ट्रक्शन सेट्स अलग है, तो वर्क करके नहीं देगा, एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। तो बाइनरी कोड इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, बाइनरी लैंग्वेज इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। गेटिंग? इंस्ट्रक्शन सेट्स मतलब कि ऐसे हो सकता है कि मुझे कुछ टास्क कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे पहला इंस्ट्रक्शन कुछ अलग लिखा है, यहाँ पे पहला इंस्ट्रक्शन कुछ अलग है, तो अलग अलग स्टेप्स मतलब मुझे एडिशन ही परफॉर्म करनी है। थिंग इज अबाउट कि एडिशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे कुछ अलग लिखा है, वहां पे कुछ अलग लिखा है, इतना है, दैट्स इट। आया समझ में? गेटिंग? एनी डाउट ऑन दिस? समझ में आ रहा है या कुछ क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हाँ, अब याद रहने के लिए बस इतना ही। सिनारियो क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी करके नहीं दे रहा हूँ। पाइथन कर्नल एंड इंटरप्रेटर एंड कर्नल की वजह से ये जो सोर्स कोड है वो एग्जीक्यूशन करने में काम आएगा। तो हम तो कह रहे हैं ना, ट्रांसलेटर कौन सा है? इंटरप्रेटर। एग्जीक्यूशन करने के लिए काम कौन दे रहा है? कर्नल। काम खत्म। तो अगर एवरी सिस्टम पे, कोई भी सिस्टम ले लो, उस सिस्टम पे अगर पाइथन का इंटरप्रेटर और कर्नल है तो तुम्हारा सोर्स कोड एग्जीक्यूट होगा। और तुम्हारे सिस्टम पे अगर पाइथन का कर्नल और इंटरप्रेटर नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट्स इट। इसकी वजह से हमें पाइथन इंस्टॉल करना पड़ता है। गेटिंग? क्लियर है? सिमिलरली जावा भी उसी वजह से इंस्टॉल करना पड़ता है क्योंकि उसके पास जेवीएम होता है ना, सो दैट जेवीएम की वजह से। हाँ, उस जेवीएम में भी अलग अलग से स्ट्रक्चर थे, लेकिन जावा नहीं पढ़ रही, इसकी वजह से मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। थिंग इज कि मैं पाइथन के अंदर पीवीएम के रिलेटेड वाला पार्ट, इंटरप्रेटर एंड कर्नल वाला पार्ट बता रहा हूँ सीधा। तो पीवीएम वाला भी पूरा स्ट्रक्चर करके कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? कोई पूछेगा क्या इतना? नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि पाइथन जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, दैट्स इट। क्यों है? कर्नल और इंटरप्रेटर की वजह से। तो वो मैं कॉलेज वाला नहीं मेंशन कर रहा हूँ। कॉलेज वाला होता है ना, आर्किटेक्चर मेंशन करते हैं, इस कोने में ऐसा है, इस कोने में ऐसा है। कभी याद रहता है क्या? नहीं रहता है। ये याद रह गए, बस दैट्स इट। हाँ, चलो नोट डाउन करो फिर। 3 बजे सेशन हुआ था अपना स्टार्ट। अच्छा, तभी सोचो मैं काउंट कम क्यों होना चालू हो गया। सेल्फ कंट्रोल नहीं है। 1 आवर होते ही ऐसा लगता है कि नहीं सर अभी सोने का टाइम हुआ है। तो ऑनलाइन पे सेल्फ कंट्रोल होगा तभी ऑनलाइन करना। अगर तुम लोगों को भी ऑफलाइन पे सेल्फ कंट्रोल है तो ऑनलाइन पे करना। वैसे भी ऑफलाइन को ऑनलाइन का भी एक्सेस है, हाइब्रिड बैच है तुम लोग। तो ऑनलाइन पे तभी जाना जब सेल्फ कंट्रोल आहे. आता खिडकीपाशी बसलात आणि समोर मी काहीतरी भारी शिकवतोय आणि तुम्ही खिडकीतून बाहेर बघताय. वो हमारे गली में आए. लगेच लागला शायरी बनवायला. पायथन कोडून कधी शायर झाला कळलंच नाही.
कालपैकी कोण नाही का इथं अवेलेबल? थोड़ा बहुत लग रहा है मेरे को। 12 जून से जो बॅच स्टार्ट होने वाली है, होणार आहे ती पण तुम्हीच घेणार का? तुम्हीच घ्याल का? 12 जून कब है? अच्छा, अभी इस 12 दिन बाद। हाँ, पाइथन के लिए तो मैं ही हूँ यहाँ पे। पाइथन वाली बैच स्टार्टिंग तो मैं ही करता हूँ। लेकिन 12 जून का क्यों पूछ रहे हो? अभी क्या प्रॉब्लम है? ऑफलाइन करना है? हाँ ठीक है, चलेगा। देन इट होगी। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, ये अभी कंटिन्यू कर रहे हो ना, तो थोड़े दिन तक तुम ऑनलाइन करो, बाद में वापस ऑनलाइन ऑफलाइन पे आ जाओ, तो एडमिशन लेते समय ऑफलाइन पे एडमिशन ले लेना, वापस आ जाओ। ऐसे भी हो सकता है। इसको वापस से शॉर्ट में, P1 मतलब पी प्रोसेसर, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे एक सिस्टम है जिसका प्रोसेसर वन है, ऑपरेटिंग सिस्टम वन है। यहाँ पे प्रोसेसर टू है, ऑपरेटिंग सिस्टम टू है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन करने के लिए कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल, एंड ट्रांसलेट करने के लिए इंटरप्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल। So because of the Python interpreter and kernel is available on that systems, and for that, so your source code will be platform independent. Okay. सॉरी। हाँ, अब क्लियर है सागर? हम्म, हो गया। और कुछ फीचर्स है जो तुम मेंशन करना चाहते हो? हाँ, डायनेमिक टाइपिंग, बाइंडिंग एंड सिमेंटिक्स वाला मैं बाद में बताऊंगा, कोड करते करते बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि कोड कैसे लेते हैं एंड ऑल। तो धीरे धीरे, अब बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे, ठीक है, एक काम कर लेते हैं। बहुत सारे तो ऐसे फीचर्स होंगे ना जो धीरे धीरे करके आएंगे। ओके। तो फॉर दैट क्या करेंगे, तुम्हारे पास अभी जो पेज है जहाँ पे तुम लोगों ने मेंशन किया होगा अबाउट योर फीचर्स, तो वहाँ पे वो पेज जो है वो एक और पेज छोड़ दो। ठीक है, तो जिस तरीके से हम आगे कंटिन्यू करते करते जाएंगे, सिलेबस करते करते जाएंगे, वहाँ पे फीचर्स ऐड ऑन करना चालू कर देना। ठीक है, तो डायनेमिक टाइपिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, डायनेमिक सिमेंटिक जो है वही पे बताएंगे फिर। समझ में आया? एक पेज छोड़ दो फिर। तो यहाँ तक हमारा बेसिक वाला सिनेरियो खत्म। ठीक है, तो मैंने रिसर्च करने के लिए कहा था, कुछ लोगों ने रिसर्च किया, आंसर से भी समझ में आ रहा है, कुछ लोगों ने रिसर्च नहीं किया, वो भी आंसर से ही समझ में आ रहा है। ओके। तो पहली गलती तो माफी दे सकते हैं। हाँ, मी नाही कहूंगा चुकविला माफी नाही, आमच्याकडे असतं थोडंफार, काय आपलेच आहेत म्हणून समजून घ्यायचं काय आपण। हाँ, सो फर्स्ट टाइम मैंने टास्क दिया था, शायद तुम लोगों ने नहीं किया। नो वरीज, तो मैं तुम लोग को दूसरा टास्क दे रहा हूँ, ऑन द रिसर्च, फॉर द रिसर्च। हाँ, तो रिसर्च करोगे पाइथन हिस्ट्री पे, रिसर्च ऑन हिस्ट्री ऑफ पाइथन। सर ऑफलाइन बैच 1 जून से ज्वाइन करी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? 2 डेज ऑनलाइन सेशन अटेंड किया के हमने। हाँ हाँ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस खिड़की से बाहर मत देखना। तुम अगर ऑनलाइन पे कर रहे हो ना, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस डिस्ट्रैक्शन जो है उसको मेंटेन कर, उसको हैंडल करना डिस्ट्रॅक्शन पे। हा, डन। आता घरी गेल्यावर असतं बघा, घरून जर आपण करतोय का नाही लेक्चर, तर घरी लेक्चरला बसलेलं असेल की ऑब्विसली घरातलं कोण ना कोणतरी काय ना काहीतरी सांगतात, कुठं दुधाचं पाकिटच घेऊन या,
कुठे अर्धा किलो साखरच घेऊन ये. हे चालूच असतं कंटिन्युअसली. नाहीतर मग ते मित्र तरी येतात. मैंने देखा है ऑब्वियसली, इसकी वजह से कह रहा हूँ. एक बंदे का कैमरा ऑन था. तो मतलब हुआ कैसे था, थिंग वो कुछ तो भी सेशन कर रहा था और उसका फ्रेंड आया था, तो हड़बड़ी में उसने वो मोबाइल फोन उठाया. मोबाइल फोन उठाते ही वो क्लिक हुआ कैमरा ऑन. तो उसका कैमरा ऑन हो गया. कैमरा ऑन होते हुए दिख रहा है, मुझे समझ में आ रहा है वो बाइक पे बैठे हैं, दोनों चल रहे हैं और बाइक पे पीछे बैठ के वो लेक्चर कर रहा है. तो जाना क्यों है फिर. एक तो ऐसा बंदा था, एक तो मतलब लिटरली फोर व्हीलर साइड में रखा है, सेशन चल रहा है पाइथन का. डेडिकेशन लेवल समझ में आ रहा है. ड्राइविंग कर रहा है वो, फोर व्हीलर, ट्रैफिक में. और यहाँ पे इसे साइड में रखा है. और वहां पे फिर आगे आई थिंक कि कुछ आगे वालों को कुछ तो भी बहस होने गई, हो गई, चालू हो गई शायद उसकी. तो वो बोलना चालू हो गया आगे वालों को, ऐसे कुछ तो भी बोल रहा था, ऐसे हाथ वगैरह करके. और फिर आगे वालों को बोल रहा था हट जा हट जा. मुझे लगा मेरे को बोल रहा है. मैं हट गया. तो मतलब ऐसे होता है, बहुत डेडिकेटेड होते हैं कुछ लोग. कैमरा बस ऑन मत रखना तुम लोग, समझ में आ जाएगा तुम लोग कहाँ पर हो. डेडिकेशन लेवल धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. एक कोर्ट का डेडिकेशन लेवल पता है क्या. एक कोर्ट के कुछ तो भी तारीख होती है, तो ऑनलाइन पे कोर्ट अटेंड करते हैं, तो वो बंदा लिटरली वॉशरूम से अटेंड करता है. कोर्ट की तारीख वॉशरूम से अटेंड कर रहा है वो. ओके. डेडिकेशन, डेडिकेशन रखो. ठीक है. अभी आगे वाला पार्ट देखे फिर. तो यहाँ तक हमारे इंस्ट्रक्शंस, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया. हिस्ट्री मैंने तुम लोगों को करने के लिए दे दी. हिस्ट्री के लिए मैं डिस्कशन में पूछूंगा. हिस्ट्री यहाँ पे नहीं पूछूंगा सीधा. हिस्ट्री का टास्क में सीधा सीधा पूछूंगा मॉक में. अब तुम लोगों ने किया तो बढ़िया है, नहीं किया तो फिर वहां पे डांट खाओगे. नहीं, यही पता नहीं है कि पाइथन को डेवलप किसने किया, तो क्या फायदा. ओके. एंड वन मोर थिंग कि अभी कुछ कोर्स रिलेटेड वाले पार्ट बता देते हैं. तो हमें असाइनमेंट एंड ऑल, असाइनमेंट, टेस्ट, या जो भी हमारा कोड वगैरह होता है ना, वो हम गिटहब पे अपलोड करने के लिए बोलते हैं. ओके. तो सब लोगों का गिटहब अकाउंट होना चाहिए. तो गिटहब क्यों इंपॉर्टेंट है पता है, कोई बता पाएगा. और पुश वगैरह कर सकते हो तुम, पुल कर सकते हो, तो बस उतना ही काम है क्या गिटहब का. अभी अभी हमारे पास एज अ फ्रेशर क्या काम है गिटहब का. गुड. ओके गुड. तो तुम जो भी कोड कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो ना, वो पूरा का पूरा कोड गिटहब पे अपलोड कर सकते हो. एंड थिंग इज कि वो कोड तुम पब्लिकली डिस्प्ले कर सकते हो. तो ये जो तुम्हारे गिटहब की प्रोफाइल होती है, ये अगर तुम सीवी में डालोगे, ओके, और तुम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, ओके, तो किसी वैकेंसी के लिए अगर तुम लोग अप्लाई कर रहे हो ना, तो पहले ये चेक करेंगे कि तुम्हें वहां पे इंटरव्यू के लिए भी बुलाना है या नहीं. मतलब तुम लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है या नहीं. कैसे समझ में आएगा शॉर्टलिस्ट करना. क्या आगे वाले को इंटरव्यू के लिए भी बुलाना है, मतलब बुलाना है या नहीं. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला पार्ट, वो तो रिज्यूमे देखेंगे ही देखेंगे. थिंग इज कि तुम लोगों ने वहां पे काम किया है नहीं, वो भी देखना पड़ेगा ना उन लोगों को. तो वो प्रोजेक्ट वगैरह देखेंगे, कोड किस तरीके से क्या है वो देखेंगे. तो ये कोड कैसे दिखाओगे गिटहब से. सो फॉर दैट गिटहब पे सब कुछ अपलोड करके रख देना. क्या ही मतलब कि तुम्हारा कोड वहां पे अगर पुश भी करोगे, तो उससे तोटा तो मतलब कि नुकसान तो कुछ नहीं होगा. जो भी होगा प्रॉफिट नहीं होगा. कि आगे वाली जो भी कंपनी है, जो भी एचआर वगैरह जो भी है, तो वो तुम्हारा कोड देखेगा. वो देखेगा कि तुम लोगों ने किस तरीके से काम किया है. तो उस तरीके से वो क्या करेगा, तुम लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगा. ये शॉर्टलिस्ट करने के लिए काम आएगा. बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, सर अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहे. रिप्लाई कैसे आएंगे कि यहाँ पे अभी शॉर्ट लिस्ट करने का जो तरीका है उसको तुम लोगों ने यूज ही नहीं किया. तुमने सिर्फ सीवी बनाया. और अभी सीवी से शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा है. सीवी के साथ साथ ये तुम लोगों के लिंक्डइन के प्रोफाइल चेक करते हैं, तुम लोगों के गिटहब के प्रोफाइल चेक करते हैं, तुम लोगों ने कितना कोड किया है, तुम पोस्ट किस तरीके से भेजते हो. तो तुम्हारे ये जो सोशल मीडिया वाला पार्ट है, मतलब वो वाला पार्ट नहीं जो आप इंटरटेनमेंट होता है, वो वाला पार्ट कि तुम किस तरीके से बाकी लोगों से इंटरेक्ट करते हो जो प्रोफेशनल से. कहाँ से समझ में आएगा, लिंक्डइन से. तो लिंक्डइन के प्रोफाइल्स मेंटेन करके रखना. गेटिंग. एवरी वीक एक पोस्ट जानी ही चाहिए. कुछ ना कुछ तो भी सीखा होगा, कुछ तो भी सीखा होगा ना नया इस वीक में. तो वो पोस्ट भेजते जाओ. एवरी
वीक में एक एक पोस्ट भेजते जाओ, और जिस तरीके से इंटरव्यू का टाइम पास आना चालू हो गया, तो वो तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ पोस्ट जाने ही चाहिए, तो दिखना चाहिए कि वहां पे तुम किस तरीके से काम कर रहे हो। ओके, तो वो प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया? तो लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करके रखना, और गिटहब प्रोफाइल भी अपडेट करके रखना, जहाँ पे मैं तो ये बताऊंगा कि गिटहब पे जहाँ पे जितने भी कोड कर रहे हो पूरा का पूरा अपलोड कर दो। तो मैं स्ट्रक्चर भी बता के दूंगा तुम लोगों को। आज क्या करोगे, अगर जिन लोगों का गिटहब का प्रोफाइल अपडेट मतलब अपडेटेड नहीं है, या जिन लोगों ने अभी तक क्रिएट ही नहीं किया, पहले तो गिटहब के प्रोफाइल क्रिएट करो, लिंक्डइन के प्रोफाइल क्रिएट करो, एंड कोर्स वगैरह ज्वाइन कर रहे हो तो कोर्स कौन सा ज्वाइन कर रहे हो उस तरीके से एक सिंपल वे में एक पोस्ट बनाओ, पेस्ट कर देना। आया? समझ में आ रहा है? पोस्ट बनाना इतना डिफिकल्ट है क्या अभी? 4 GB के दे तो 2 मिनट में काम कर देगा, 2 मिनट भी नहीं कहूंगा मैं तो, 10 मिनट में वो कुछ तो भी पोस्ट देगा। हाँ, लेकिन जो 4 GB देगा उसमें से इमोजीज जो होता है, वो इमोजी आइकॉन्स जो है वो रिमूव कर देना। क्योंकि जब तुम इमोजीज मेंशन करते हो ना, तो इमोजीज सीधा सीधा चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि मैं जो है एआई से जनरेट किया हुआ हूँ। कि ह्यूमन लैंग्वेज का भी इमोजीज मोस्टली यूज नहीं करते एक्सप्लेन करते समय, बीच बीच में एक आध दूसरा होता है। लेकिन जब तुम जीपीटी से एआई से लेते हो ना, तो वहां पे भर भर के इमोजीज होते हैं, तो वो इमोजीज रिमूव कर लेना। और उसके साथ साथ जो भी पोस्ट है ना, उसको ह्यूमनाइड लैंग्वेज में भी चेंज किया जाता है, राइट? तो वो तुम ह्यूमन लैंग्वेज में भी, ह्यूमन रीडेबल वाले लैंग्वेज में भी मेंशन कर सकते हो, और वो पोस्ट जो है वो शेयर कर देना। ओके, गेटिंग? तो इससे ऑब्वियसली मुझे फायदा है क्या? कुछ नहीं फायदा। किसे? तुम लोग पे करोगे तो प्रॉफिट में होगे, नहीं करोगे तो लॉस में होगे। तो मैं तो स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, एवरी वीक में कोई एक डे ऐसा ढूंढ के निकालो या यूटिलाइज करो, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। या तो सैटरडे करो या तो मंडे करो। सैटरडे या फ्राइडे क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि सैटरडे में हमारा पूरा वीक का लर्निंग हो जाता है, तो पूरे वीक में हमने ऐसा क्या क्या सीखा है वो सीधा वो पोस्ट में मेंशन कर सकते हो। साथ ही साथ तुम स्क्रीनशॉट वगैरह मेंशन कर सकते हो, और उसको पेस्ट कर सकते हो। तो गिटहब पे जो भी अपलोड किया था उसका स्क्रीनशॉट डाल देना उस लिंक्डइन के पोस्ट पे, और शेयर कर देना, काम खत्म। समझ में आया? क्यों करना है? हम तो देंगे वैकेंसीज, थिंग इज की इसके बाद क्या, यहाँ पे एक बार सिलेक्ट होने के बाद क्या करियर खत्म या हमारा काम खत्म? नहीं। तो हम तो बेटर डेवलपर्स बिल्ड कर रहे हैं ना, तो फॉर दैट आगे जाके जब तुम लोग स्विच करोगे, यही काम आएगा, ये डिसिप्लिन ही काम आएगा। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन बनो। रूल नहीं कह रहा हूं मैं, रूल को तो मैं भी नहीं मानता, रूल होते ही है तोड़ने के लिए। हाँ, लेकिन डिसिप्लिन जो होती है वो खुद को ठीक से बिल्ड करने के लिए होती है। गेटिंग? तो आज से ही स्टार्ट करना। ओके, आई थिंक ये फ्राइडे तुम मतलब कल है ना? ओके, फ्राइडे। तो इस वीक में अगर कुछ तुम लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा, कुछ नोट्स वगैरह निकाले होंगे, उस नोट्स के स्क्रीनशॉट और एक पोस्ट बनाना, अपलोड करना चालू कर दो। ठीक है? समझ में आया? एनी डाउट? हाँ, ऑनलाइन पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। क्या कैसे करते हैं? गिटहब प्रोफेशनल डेटा स्टोर साठी यूज होता। निशांति सिंह से गिटहब का भी थोड़ा बता देना। गिटहब का तो बता दूंगा ना मैं। तुम पहले तो प्रोफाइल तो तुम क्रिएट करो, प्रोफाइल तो क्रिएट कर सकते हो ना। अब गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करना ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? इंस्टाग्राम पे किया क्या अकाउंट क्रिएट? व्हाट्सएप पे किया ना अकाउंट क्रिएट? वो किसी ने बताया था क्या? तो खुद से किया ना। तो तुम ऑब्वियसली आईटी वाले हो, टेक्निकल वाले पर्सन हो, तो टेक्निकल पर्सन को ये तो आना ही चाहिए। तो बिकॉज ऑफ मैं नहीं दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं कौन सा वाला पार्ट बताऊंगा, इसके आगे वाला पार्ट। तो आज तुम पहले अकाउंट तो क्रिएट करो, तो कल वाले पार्ट में मैं मेंशन करूंगा कि किस तरीके से हम रिपोजिटरीज वगैरह क्रिएट करेंगे एंड ऑल। ठीक है? तो कितना टाइम हुआ अभी? अच्छा, अभी टाइम है हमारे पास, राइट? हाफ आवर है। हम्म। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है क्या, वो पूछो पहले, तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ फिर आगे वाले पार्ट में। एनी क्वेश्चंस? ऑनलाइन पे कुछ क्वेश्चंस है? कुछ डाउट है कोर्स रिलेटेड, या कोर्स कैसे कंप्लीट होगा,
क्या क्या सिलेबस में होगा, ऐसा भी कुछ अगर है, क्या क्या सिलेबस में होगा तो वो तो तुम लोग को सीआरएम वालों ने तो बता दिया होगा, राइट। हाँ, और कल भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। आप पूरा का पूरा सिलेबस तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, कोर पाइथन का सिलेबस जानना चाहते हो क्या? वो बता दो फिर। ठीक है, तो कोर पाइथन में हम सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं। अबाउट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है। ओके, सो दैट इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद फिर आते हैं हम बेसिक वाले पार्ट पे। ओके, तो बेसिक में हम मेंशन कर लेते हैं कि बेसिक में हम टोकन्स वगैरह कंप्लीट करते हैं। ओके, टोकन तो सुना होगा। टोकन इज लाइक वेरिएबल, आइडेंटिफायर, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स। नहीं सुना है तो बढ़िया है, क्योंकि मैं बताऊंगा वैसे भी। ठीक है, सो बेसिक में टोकन्स और बेसिक बेसिक प्रोग्राम्स कैसे किए जाते हैं, एंड प्रोग्राम को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना होता है, तो एग्जीक्यूशन का तरीका क्या है, इंस्टॉलेशन क्या क्या है, ये वाला पार्ट वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो नोट्स, नोट्स भी तुम लोगों को मिल जाएंगे। मैं एक डैशबोर्ड क्रिएट करूंगा, वो डैशबोर्ड में कम्युनिटीज में डाल दूंगा और तुम्हारे ग्रुप्स में भी डाल दूंगा। उस डैशबोर्ड में नोट्स है, तो अभी नोट्स देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसकी वजह से मैंने शेयर नहीं किया था। ठीक है, लेकिन इस वीक में हमारा हो जाएगा तो वहाँ पे नोट्स अवेलेबल होंगे। याद रखना कि नोट्स इज लाइक कि यहाँ पे मैं पहले कंप्लीट करूंगा एंड देन आई विल प्रोवाइड द नोट्स। गेटिंग? और नहीं देखोगे तभी भी चलेगा, वैसे भी मैं वो नोट्स यूज करके यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो भी मिलेगा यहाँ पे सीधा सीधा मिलेगा, लेकिन बस सुनोगे, नोट डाउन करोगे, काम खत्म। तो वो अलग से नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेटिंग? हाँ, दे रहे हैं क्या? हाँ, वो भी दे रहे हैं, एंड इंटरेक्टिव नोट्स, ज्ञानेश्वरी जो हम कहते हैं, तो वो भी दे रहे हैं। गेटिंग? तो वो भी अलग से नोट्स तुम लोग को मिल ही जाएंगे। फिर बेसिक के बाद हम ब्रांचिंग देखते हैं। ब्रांचिंग मतलब डिसीजन मेकिंग। ओके, तो डिसीजन मेकिंग वो ब्रांचिंग वाला पार्ट, इफ, एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लैडर, ये वाला पार्ट ब्रांचिंग वाला हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एंड देन हम लूपिंग देखेंगे। ओके, लूपिंग में हम व्हाइल लूप एंड फॉर लूप देखेंगे, क्योंकि उतना ही होता है। अब आप अगर किसी ने डू व्हाइल वगैरह का बारे में सुना होगा तो हमारे यहाँ नहीं होता। ओके, क्यों नहीं होता है वो भी बताऊंगा मैं बाद में जब उस पॉइंट पे आऊंगा। देन हम लूपिंग में ही पैटर्न्स भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पैटर्न सुना है? वो स्टार स्टार के साथ कुछ तो भी होता है, उसे पैटर्न कहते हैं। स्टार स्टार के अलग अलग से स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, उसको प्रिंट करते हैं, सो दैट इज द पैटर्न। देन फंक्शन, फंक्शन के साथ उसके टाइप्स और उसका जो फीचर होते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर, कीवर्ड, आर्गुमेंट, कभी किसी ने सुना होगा तो वो भी है। एंड देन रिकर्सिव फंक्शन एंड यहाँ पे लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन के साथ हम मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस फंक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इतना ही लिख रहा हूँ। सो दिस स्टेज इज अवर फाउंडेशन स्टेज। यहाँ पे मैं कोई भी गलती तुम लोगों की एक्सेप्टेबल नहीं करूंगा। फाउंडेशन स्टेज में मैं जो भी मॉक में पूछूंगा वो आना ही चाहिए, क्योंकि एक्चुअली दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरव्यूअर। फ्रेशर लेवल पे ये, इसमें कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं चाहिए, ना इंस्टॉलेशन वाले एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में, ना वेरिएबल वाले पार्ट में, ना डेटा टाइप्स वाले पार्ट में। कितने ऑपरेटर से ये भी पूछा जाएगा, आना ही चाहिए। बहुत सारे ऑपरेटर से याद नहीं रहेगा, नहीं पता, रट्टा मारो, आना ही चाहिए। क्योंकि सिनारियो ऐसे होता है, तुम रेस्ट एपीआई वगैरह के बारे में बोल रहे हो, तुम नंपाई पांडास के बारे में बोल रहे हो, और पाइथन में कितने डेटा टाइप से ये पूछा जा रहा है तो वही नहीं बता पा रहे हो, चलेगा क्या? भले ही आगे वाला पार्ट बहुत आ जाए, ये नहीं आ रहा है, कंसिडर नहीं करेंगे, जजमेंटल होते हैं फिर लोग। बेसिक ही नहीं आता तो आगे वाला क्या आएगा? सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो भी दे रहा हो यहाँ इस पार्ट में 100% आना ही चाहिए। समझ में आया? तो मैंने बताया ये फाउंडेशन स्टेज है। फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होता है उतना ही आगे वाला पार्ट स्ट्रांग होगा। गेटिंग? क्लियर है सबको? सो दिस इज फाउंडेशन, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सीपीआर वगैरह तो वैसे भी होता ही। ओके,
एंड देन देर इज अ डेटा स्ट्रक्चर। फिर डेटा स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम अल्गोरिदम्स एंड ऑल, अल्गोरिदम फिर डेटा स्ट्रक्चर्स ये कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला पूरा का पूरा वो जो स्टेप्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और फिर ऑब्जेक्ट, क्लास, एंड देन हम उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, और क्या क्या होता है, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, बहुत कुछ है। मैं और बताऊंगा तो और कम ही है। ठीक है, इतना कुछ है। फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग वगैरह ऐसा भी है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे देंगे तो कंप्रेहेंशन, फिर जनरेटर, डेकोरेटर, एंड दिस इज आवर आर्किटेक्चर स्टेज। आर्किटेक्चर क्यों? क्योंकि जो भी बनाना था हमने बना लिया। अब उसको ब्यूटीफाई एंड ऑल अनदर फीचर्स के साथ ज्वाइन करने के लिए वो आर्किटेक्चर वाले पार्ट में आएगा। गेटिंग? इजीली प्रोग्राम सॉल्व करना है, अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने हैं, प्रोग्राम में ठीक से मॉड्यूलरिटी लेके आनी है। तो दिस इज अवर आर्किटेक्चर पार्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? एंड देन हमारे पास हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट आएगा। एग्जीक्यूशन मतलब सीधा अप्लाई करना चालू करेंगे। तो उस एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में हम पहले में ले लेते हैं मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग, फिर फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, उसके बाद टीक इंटर। इंटर सुना है कभी? क्या होता है किंटर? टीक इंटर भी कहते हैं कुछ लोग किंटर भी कहते हैं, कुछ लोग टीके भी कहते हैं इसको। हाँ, गुड। जो भी हम कर रहे हैं अभी तक वो टर्मिनल पे करेंगे। और GUI मतलब एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऐसा प्रोवाइड करने के लिए, यूजर को कुछ तो भी इंटरेक्टिव करने के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज दी टीक इंटर। ठीक है, तो वो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। हाँ, आफ्टर दैट टीक इंटर के बाद मल्टी थ्रेडिंग इज ऑल्सो देयर। मल्टी थ्रेडिंग के बाद आएगा मल्टी थ्रेडिंग के बाद रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद डेटाबेस कनेक्टिविटी। सो दिस इज अवर एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, तो ये अपना सिलेबस होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हम कोर पाइथन में ले रहे हैं, तो इतना कुछ कोर पाइथन में हमारा कंप्लीट होगा। टीके वगैरह ये जो है वो जरूरी होगा। एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स दे रहे हैं। एक्स्ट्रा का जो भी नॉइसी डेटा मतलब जो भी नॉइसी सिलेबस वगैरह होगा वो इसी भी हम रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि थिंग की जो इम्पोर्टेंट है वो जो भी बेसिक है या जो भी फंडामेंटल्स होते हैं वो फंडामेंटल्स कंप्लीट कर लो, क्योंकि हमें डेटा एनालिसिस वाले पार्ट, डेटा साइंस वाले पार्ट में जो भी जरूरी होता है उतना ही ले लो। ठीक है, या फिर तुम पाइथन के बारे में कहते हो तो पाइथन के बारे में इतना तो आना ही चाहिए। इसे छोड़ के और कुछ पॉइंट्स है तो सभी कंपनी में आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन थिंग इज कि इतना कुछ है तो मैं तो कहूंगा कि मोस्ट कंपनीज में आएगा ही आएगा। ओके, तो ये क्लियर है। एक आध दूसरी कंपनी छोड़ के, हाँ एक आध दूसरी कंपनी ऐसे होगी कि इसे छोड़ के कुछ अलग कोर पाइथन के लिए पूछेगी, तो वो तो ऑब्वियसली वो तो हमारे हाथ में नहीं होता, राइट? नई नई कंपनी है, अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से मेंशन करते हैं, जो भी बढ़िया है सब कुछ मेंशन है, मैक्सिमम कंपनीज को हम कवर कर रहे हैं। और अब अगर तुम कहोगे सर सभी के सभी कंपनीज को कवर करोगे, तो कंपनीज अलग अलग तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, उस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। गेटिंग? आज कंपनी को लगा इस टेक्नोलॉजी पे लेके आना है तो वो उस टेक्नोलॉजी पे काम करेगी, दूसरे को लगा दूसरे टेक्नोलॉजी पे काम करना है तो वो दूसरे टेक्नोलॉजी पे काम करेगी। तो वो हमारे पास कंट्रोलेबल नहीं है। थिंग इज की ये भी आ रहा है देन इनफ, एज अ फ्रेशर ये अगर आ रहा है देन इट इज इनफ। तो जो भी हम कह रहे हैं कि एक आध दूसरी कंपनी इसे छोड़ के कुछ और पूछ सकती है, तो उसको भी
ये आ रहा है, उनके पास एक ऐसा पॉइंट है जो तुम्हें नहीं आ रहा है, नहीं पता, निगलेक्ट कर देंगे वैसे भी। गिरी, क्योंकि देखो 100% में से 100% मार्क आएंगे तभी थोड़ी ना सिलेक्ट करेंगे, 100% में से 90% आएंगे तभी भी सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये वाला पार्ट जो है वो तो हमारा वैसे भी 100% वाला ही है, इसे छोड़ के मुझे अभी तक कहीं भी किसी ने कुछ और नहीं बताया। मतलब जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं उनके क्वेश्चंस वगैरह हमारे पास होते हैं, तो किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि सर ऐसा वाला पार्ट आता है, पूछते हैं। तो वो तो ऐसा तो कुछ नहीं आया। तो सिलेबस वैसे ही बनाता है, लेकिन अगर किसी कंपनी ने पूछ भी लिया तो हमें ऐड ऑन करते ही है वैसे भी। तो उसी को लेते लेते हमने सिलेबस ऐसे किया। पहले कैसे था, पाइथन फुल स्टैक होता था, जिसमें पाइथन वेब डेवलपमेंट ही हम सिखाते थे, एप्लीकेशन एंड वेब डेवलपमेंट। फिर हमने पाइथन में डेटा एनालिसिस वाली लाइब्रेरीज भी ऐड ऑन कर दी, जिसमें नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबन, ये पूछे ही जाते थे, प्लॉट एलवाई ऑल्सो। तो ये जो लाइब्रेरी थी वो पूछे ही जाते थे, तो वो भी ऐड ऑन कर दिए। तो जिस तरीके से मार्केट में आते जाता है ना, उस तरीके से हम कंटिन्यूसली ऐड ऑन करते ही रहते हैं वैसे भी। तो अभी फिर ऐसे हुआ कि पावर बीआई भी पूछे जा रहे हैं डेटा एनालिटिक्स वाले रोल में। तो पावर बीआई हमने सबको सेम वे में कर दिया, क्योंकि आना चाहिए। तो तुम लोग डेटा एनालिटिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, थिंक इसकी यहाँ से कर सकते हो क्या, नहीं। तुम लोगों ने अगर डेटा साइंस वाले पार्ट में अगर एनरोल किया है तो डेटा साइंस में ही तुम लोगों को वैकेंसी मिलेगी यहाँ पे, डेटा एनालिटिक्स की वैकेंसी नहीं मिलेगी। या फिर ये क्वेश्चन जो है वो आप सीधा मेन जो मैम होगी प्लेसमेंट में के लिए, तो स्वप्नाली मैम, उनसे भी पूछ सकते हो कि ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन आई डोंट थिंक सो। ठीक है, होना चाहिए क्या, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनरोल अगर डेटा साइंस के लिए कर रहे हो तो एडवांस है ना। तो डेटा एनालिटिक्स के लिए जिन लोगों ने एनरोल किया है उनकी वैकेंसी क्यों खाएंगे हम। तो या फिर उनके लिए बीच बीच में क्यों एक्स्ट्रा करेंगे, तो लाइक ये सेपरेट सेपरेट ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाहर से ढूंढना चाहते हो क्या, बाहर से अप्लाई करना चाहते हो क्या, करो। मैं तो कहूंगा करो। और मैं तो एक और सिनारियो दे रहा हूँ तुम लोगों को, थिंक इसकी, मैं तो कहूंगा कि 6 महीने की वेट भी मत करो। क्लास जैंगो कंप्लीट करो, 3 महीने में ही काम कंप्लीट करो, प्लेसमेंट में जाओ। क्लास जैंगो कंप्लीट करने पर पाइथन, माइसिक्वल, फ्लास्क, जैंगो, वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट जो है वो अगर आ रहा है तो तुम प्लेसमेंट में जा सकते हो, अगर जल्दी कंप्लीट करोगे तभी भी। 3 महीने में भी चांस है। तुम डिसाइड करो 3 महीने में जाना है या 6 महीने में जाना है। समझ में आया, हाँ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अतिगाई संकटात नहीं म्हणतात ना ते। तो 3 महीने में कंप्लीट करने के लिए उस तरीके से फिर ये भी मिस मत करना। ठीक है, नहीं तो ऐसा होगा, नहीं सर मेरे को फ्लास जांगो भी करना है, तो मैं पूछ रहा हूँ पाइथन का वेरिएबल आ रहा है क्या, तो वेरिएबल ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दे दो खुद को। तो देखो गाड़ी जो है, कोई भी व्हीकल ले लो, कोई भी व्हीकल को अगर स्पीड अप बढ़ाना है ना तो डायरेक्टली फिफ्थ गियर नहीं डालते, धीरे धीरे, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, इसी तरीके से स्पीड बनाना। ठीक है, अदरवाइज गाड़ी बंद पड़ जाएगी फिर। कि पावर बीआई लाइव और एलएमएस होगा, पावर बीआई लाइव होगा, मैं लूंगा, इसकी वजह से पता है गारंटी। तो पावर बीआई वैसे भी अगले बैच का तो होने वाला है ना। अच्छा, इनके बैच का तो हो गए पावर बीआई, और वो रिवीजन के लिए, वो पढ़ाई के लिए बैठे हैं। तुम लोग भी बैठ सकते हो, लाइब्रेरी नहीं है हमारे पास, लेकिन थिंग है कि तुम पीछे कुछ पढ़ाई के लिए बैठ सकते हो। ये लोग बैठ रहे हैं उस तरीके से, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स। हाँ, ओके। फुल स्टैक पाइथन, डेटा साइंस, एआईएमएल एंड डेटा एनालिटिक्स बैच डिफरेंट है या एक ही बैच है? दो अलग बैच है ओनली, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, यही दो अलग है। ठीक है, फुल स्टैक एंड वो नहीं है। डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स ये दो अलग ब्रांचेस है बस। मतलब ये दो अलग कोर्सेस हैं हमारे पास, इससे छोड़ के और कुछ नहीं। और वैसे भी तुम लोगों को स्वप्नपूर्ति वगैरह में जावा वगैरह भी मिल रहा है। ठीक है, तो तुम वो भी एलिजिबल हो, उसके लिए भी टेस्टिंग वाला भी मिल रहा है, तो वो भी कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी बहुत है, करने के लिए आना चाहिए, एफर्ट देनी चाहिए बस। एनी अदर क्वेश्चन, सिलेबस रिलेटेड नहीं, और कुछ क्वेश्चन नहीं है, दैट्स इट, सब क्लियर है। ऑनलाइन पे, अच्छा ऑनलाइन पे आ रहा है। क्लास 10 जाएंगे कितने महीने में कंप्लीट होता है, वो तो तुम्हारे हाथ में है। क्लास 10 जाएंगे एलएमएस पे है हमारे पास। तो एक्सेस कब मिलेगा, जब तुम्हारे रिफंड्स जो है
वो कम मतलब वो खत्म हो जाएगा, डेमोस्ट्रेशन एंड रिफंड जो है वो जो जैसे कंप्लीट हो जाएंगे उसके अगले दिन से मिलना चालू हो जाएगा। तो उसके बाद तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा। वो तो एलएमएस पे दे रहे हैं वैसे भी, एलएमएस इज लाइक कि हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस है, तो उस पर टाइम वेस्ट करते नहीं बैठेंगे ना। अभी मार्केट किसका चल रहा है? डेटा साइंस का, एआईएमएल का। तो उसको टारगेट करते हैं, ना कि वो फ्लास्क और जंगो वाले पार्ट पे। हाँ लेकिन उस पे वैकेंसी होती है क्या? होती तो है। टारगेट तुम चूज करो, तो मैं तो बता रहा हूँ 3 महीने में वो कंप्लीट करके जा सकते हो प्लेसमेंट फेज। तुम्हारे हाथ में है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ मतलब तुम ऐसे अगर पूछ रहे हो कि लाइक सर में प्लेस हुआ है या नहीं हुआ, मैं प्लेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, मुझे नहीं पता भाई। मैं अभी नहीं बता सकता। क्यों? तुम एनरोल करो, तुम एफर्ट दे दो, कुछ महीने तक मुझे समझ में आ जाएगा तुम प्लेस हो गए या नहीं हो गए। तो तब मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियली गारंटीड एक वीडियो रिकॉर्डिंग्स होते हैं ना हमारे पास, चिल्ला के बोल सकता हूँ कि एक ऐसा पर्सन है, ऐसा स्टूडेंट है, उसका नाम ऐसा है एंड ऑल। जैसे कि मैं यहाँ पे लेके यहाँ पे देखो मैं बोल सकता हूँ साहिल जो है, तो दिसंबर जनवरी बैच से साहिल बहुत जल्दी प्लेस होगा। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फिर। और अगर साहिल प्लेस नहीं हो तो साहिल मेरे पास आएगा और बोलेगा सर आपने बोला था प्लेस नहीं हुआ, गारंटी मेरी। हाँ लेकिन कैसे समझ में आया मुझे? उसके एफर्ट देख के। तो तुम ऐसे एफर्ट दे रहे हो तो मैं गारंटी ले सकता हूँ तुम्हारी, गारंटेड बोल भी सकता हूँ। नहीं होगे तो मेरे पास आना वापस। हाँ लेकिन एफर्ट देने पड़ते हैं उस तरीके से, मतलब लिटरली उसके एफर्ट देख के तो मुझे तो गारंटेड है। हाँ वन मोर स्टूडेंट है लेकिन उसका टाइम थोड़ा सा बाद में आएगा। हाँ देन फ्लास्क टँगो एलएमएस ते करायला इझी आहे का हार्ड आहे ते तुम्हाला कळणार नाही, मला कसं विचारता तुम्ही इझी का हार्ड आहे? आम्ही मैंने अगर एलएमएस पे दिया है ना तो ऑब्वियसली इजी है या सुटेबल है उसकी वजह से दिया है ना। अब तुम लोग को अंडरस्टैंड है या नहीं हो रहा है ये मुझे कैसे समझ में आएगा? सोचो, एक सेशन किया तुमने एलएमएस का, एक दिन, उसमें 4 दिन का गैप लिया, फिर दूसरा सेशन किया, हार्ड जाएगा इजी जाएगा? हार्ड जाएगा ना। तो हाउ कैन आई एवेल्यूएट दैट? तो ऐसे क्वेश्चन मुझे मत पूछना, एक एडब्ल्यूएस वाला कुछ तो पूछना है। सर एडब्ल्यूएस सीखना हो तो एडब्ल्यूएस भी इंक्लूड है क्या? नहीं हमारे पास एडब्ल्यूएस इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, एडब्ल्यूएस वाला पार्ट नहीं है। एडब्ल्यूएस सीखना है तो आउटर साइड से चेक करना पड़ेगा तुम लोगों को एडब्ल्यूएस वाला पार्ट। ओके, लेकिन एडब्ल्यूएस का ऐसा है कि तुम लोगों को मतलब मुझे जो था, मुझे नहीं आता था। मुझे जो सिखाया था वो ऑर्गेनाइजेशन में ही सिखाया था। तो ऑर्गेनाइजेशन सिखाते हैं वैसे भी एडब्ल्यूएस वाला पार्ट, अगर ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया होगी तो। ठीक है, तो इतना भी कंपलसरी वाला पार्ट नहीं है। हाँ तुम्हें अगर करना ही है उसी पे काम तो वो तो सीखना पड़ेगा। गेटिंग? तो डेवलपर के लिए एडब्ल्यूएस मैंडेटरी है क्या? तो इज लाइक इट इज अ पार्ट ऑफ जॉब, कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं। ओके, तो एडब्ल्यूएस नहीं करोगे तो भी चलेगा, हमारे इस सिनारियो में तो चलेगा। हाँ लेकिन तुम्हें जॉब ही एडब्ल्यूएस पे करना है तो ऑब्वियसली वो तो कंपलसरी रहेगा ना फिर। गेटिंग? तो एडब्ल्यूएस डेवलपर्स हैं और वो तो अलग होता है। डेटा साइंस रिसर्च के लिए वैकेंसी प्रोवाइडेड करते हैं क्या? हाँ, डेटा साइंस के लिए वैकेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास वैकेंसीज है अवेलेबल, डेटा साइंस के लिए भी आते हैं। कुछ डेटा साइंस रोल पे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, कुछ डेटा एनालिटिक्स वाले रोल पे ज्वाइन हो चुके हैं, डेवलपमेंट वाले डेटा साइंस वाले डेटा एनालिटिक्स पे भी ज्वाइन हो चुके हैं, तो उनको भी वो वैकेंसी हमने पहले प्रोवाइड की है। तो आई थिंक तुम लोगों को भी मिल जाएगी फिर वो वैकेंसी। हाँ लेकिन एफर्ट्स लेने पड़ेंगे हाँ। इन लोगों के लिए अलग अलग से फिर टैबल्यू, एडवांस एक्सेल वगैरह होता है ना डेटा एनालिटिक्स वाले पार्ट में। तो आई थिंक वो तुम लोग को थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, एफर्ट्स मैटर करता है, ऑलवेज एफर्ट्स मैटर करेंगे। काय झालंय? झोप लागली होती काय? हाँ, और कुछ क्वेश्चंस? डिप्लॉयमेंट एंड टेस्टिंग भी पढ़ाते हैं क्या? हाँ डिप्लॉयमेंट तो थिंग इज कि थोड़ा रिसर्च वाला पार्ट होता है जो तुम लोग करते हो। ठीक है, रही बात टेस्टिंग की तो वो तो तुम लोग को दे ही रहे हैं वैसे भी। स्वप्नपूर्ति, हमने कहा है स्वप्नपूर्ति में तुम लोगों को जावा और टेस्टिंग तो वैसे भी मिल रहा है, तो वो तुम गो थ्रू कर सकते हो। हाँ, नो क्या? डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट, डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट रिसर्च से कंप्लीट करते हैं, ऐसे नहीं कंप्लीट करते। हाँ ओके, और कुछ क्वेश्चंस?
डेटा साइंस मध्ये पॉवर बीआय तो फुल्ली आना ही चाहिए। मतलब एक्चुअली थोड़ा बहुत आएगा ना पावर बीआई डेटा साइंस वाला पार्ट में तभी भी चलेगा, लेकिन हम फुल्ली लेते हैं ना ऑलरेडी। मतलब डेटा एनालिटिक्स में ऑलरेडी ले रहे हैं तो वो भी तुम लोग को प्रोवाइड हो ही रहा है। तुम्हारे सिलेबस में भी पावर बीआई है, तो हम वो फुल्ली पावर बीआई का पूरा जिस सेशन से थे वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो टोटल डेप्थ में है पावर बीआई। हाँ ओके, और हो गया क्या टाइम? क्वेश्चन में गया मुझे अगला, मुझे लगा कुछ अलग चलते नहीं। हाँ और कुछ क्वेश्चंस नहीं है? पक्का? दैट्स इट। ये पहले 2-3 दिन तक ऐसे होता है यहाँ। मतलब तुम लोगों को क्लियरिटी है, ऑनलाइन पे लोगों को क्लियरिटी नहीं है तो क्वेश्चन पूछते हैं तो अटेंड करने पड़ते हैं। सिलेबस थिंग इज की हमने कवर किया जितना चाहिए हमें बस। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी कहा है कि इतना फास्ट भी नहीं लेके जाएंगे कि दिमाग के ऊपर से जाए सीधा विमन नगर हो जाए, नहीं करेंगे। स्वप्न पूर्ति का आया है। स्वप्न पूर्ती हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीचे एक कॉन्सेप्ट आहे आमची। स्वप्न पूर्ती इज लाइक की कोर्स एक खरीदो मिलेंगे 3, मतलब बाय वन गेट टू, ऐसा ऑफर नहीं है हुआ, याद रखना। वो स्टूडेंट के लिए हम ऐसे इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि देखो सिनारियो क्या होता है, तुम डेवलपिंग कर रहे हो, तुम लोगों ने पाइथन सीखा, लेकिन तुम लोगों को अगर जॉब जावा पे लगा तो क्या करोगे? तो मोस्टली हमने वो दो जो हमारे पास मेन कोर्सेस है सीधा फ्री कर दिए तुम लोगों को, कि तुम अगर कोर पाइथन कर रहे हो, मतलब पाइथन कर रहे हो, डेटा साइंस कर रहे हो, तो जावा फुल स्टैक भी तुम लोगों को ले अवेलेबल, और उसी के साथ साथ टेस्टिंग भी अवेलेबल है। तो एक ऑब्वियसली एक फी में दो कोर्सेज तो ऐसे भी मिल ही रहे हैं, लेकिन हमें बाय वन गेट वन वाला नहीं कह रहा, क्योंकि ऐसा होता है तो फिर वो लोग समझते नहीं है इम्पोर्टेंस। तो स्वप्नपूर्ति का फायदा जरूर लेना, गेटिंग, जावा भी सीख लेना। हाँ लेकिन सिनेरियो ये होता है कि पाइथन जब सीखते हैं ना तो जावा सीखना बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जावा जावा कितने लोगों को आता है यहाँ पे? एक, दो, कितना आता है? 50%। बेसिक, बेसिक आता है। हाँ तो ठीक है। वो तुम्हारे रोल के डिपेंडेंट पे होगा। मैं तो कहूंगा फोकस तो सभी पे रखना पड़ेगा, कोडिंग वाले पार्ट पे भी रखना पड़ेगा, पावर बीआई टैबल्यू एडवांस एक्सेल ऐसे वाले पार्ट पे भी रखना पड़ेगा। डेटा साइंस ही देख लो ना, डेटा साइंस वाला पार्ट पूरा थ्योरेटिकल में मैं कहूंगा कि 80% थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, 20% ही कोडिंग वाला पार्ट है। तो थ्योरेटिकल में मैं मतलब एग्जांपल के साथ में अगर कोडिंग के लिए बताऊंगा कि लाइक मैं अगर 2 आवर्स का अगर सेशन ले रहा हूँ, मैं लगभग 1 आवर एंड 20 मिनट्स तो सिर्फ थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए लगाता हूँ, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट इतना है। लेकिन यही इम्प्लीमेंटेशन करना है तो ये हमारा कुछ 30 to 40 मिनट्स में इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। तो कोडिंग भी है, थियरी वाला पार्ट भी है, पावर बीआई भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। अभी तो कंपटीशन इतना है इसकी वजह से आना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, निकल मत जाना, अटेंडेंस लेना है हमें। ठीक है, सो ऑनलाइन स्टूडेंट चार्ट बॉक्स में मैं अटेंडेंस फॉर्म दे रहा हूँ, प्लीज फिल अप द अटेंडेंस फॉर्म। एंड कम्युनिटी के लिंक्स भी है, किसी को अगर एनरोल करना है तो प्लीज एनरोल ऑन द बिलो, मतलब प्लीज कनेक्ट ऑन द बिलो कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ठीक है।